क्या यूट्यूब चैनल। हम आवाज इरफान खानहू के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आवाज में इरफान खान हूँ आपके सामने एक दफा फिर। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट ऑस्ट्रेलिया सिडनी से हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब उनको जानते हैं और 80s में और 90s में उन्होंने बड़े ही मशहूर ड्रामों में किरदार अदा किया। खास तौर पर उन्होंने अपनी एक्टिंग का आगाज वारिस ड्रामे से किया। हमारे साथ आज ऑस्ट्रेलिया सिडनी से उज़मा गिलानी साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़मा आंटी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए इरफान, कैसे हैं? कैसे दुनिया के एक तरफ आप बैठे हैं, एक तरफ मैं बैठी हूँ। बिल्कुल, देखिए और कितना हम दोनों का टाइम डिफरेंस ही मोर देन 12 आवर्स है इस टाइम। देखिए और ना सिर्फ टाइम डिफरेंस बल्कि मेरे यहाँ टेक्सास के अंदर शदीद गर्मी और आई थिंक आप लोगों के यहाँ सर्दियां चल रही हैं इस वक्त, राइट? जी, और जी बड़ी ठंडी हवा। बिल हवा। अच्छा, अपना इरफान, आपने जरा सा मेरा इंट्रोडक्शन जो बताया कि मेरा मैंने स्टार्ट किया वारिस से, जी जी जरा इसको थोड़ा सा इसको हम ऑडियंस के लिए, अपने सुनने वालों के लिए करेक्ट कर दें जी कि जी मैंने स्टार्ट किया था 1970 69-70 में, जी जी जबकि ये था अपना क्या कहते हैं, कला कहानी एक ड्रामा था जी जी जो सीरीज थी इनके ऊपर, जो है हमारे बादशाह और रॉयल फैमिलीज जो हैं उसके ऊपर वो थे, अशफाक कसाब के लिखे हुए। तो अशफाक जब अहमद जब खान। मैंने शुरू किया था वारिस, तो बिल्कुल वारिस के बाद तो मुझको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप और वारिस आपने किया 78 79 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस यस, क्योंकि 80 में मुझको मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और 79 जी। और तो आपने जो पहला किया आप बता रही हैं वो कौन से एग्जैक्टली क्या टाइम फ्रेम बता रही हैं आप? 1970। 1970. चलें, that's a good correction because when I was doing research, I don't know, it was keep coming up with the वारिस। अच्छा बताया आपने मुझे। अच्छा, मैं अभी जो है ना, मैं आपको बिल्कुल फ्री हैंड दूंगा। मैं चाहता जी, हूँ, मैं हम सब उज़मा गिलानी को जानना चाहते हैं। उज़मा गिलानी बनने से पहले उज़मा गिलानी क्या थी, पैदाइश कैसे हुई? क्योंकि मैंने पढ़ा आपके बारे में, रिसर्च की, एक स्ट्रगल थी पूरी जब तक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जब आप एक स्टार बन गई। पहले तो मुझे वो स्ट्रगल बताइएगा जो आज के एक्टर और एक्ट्रेसेस और हम जैसी यूथ ज्यादातर उस स्ट्रगल से गुजर के नहीं आते। मुझे बताइएगा पैदाइश कहाँ हुई और ये थोड़ा सा स्ट्रगल बताइएगा मुझे और हम सबके अच्छा, सुनने वैसे वालों को। लाइट मूड में बात कर रही हूँ इरफान, माइंड ना कीजिए। आपने कहा आप ये बताइए कि आप पैदा कैसे हुई। मैं ये बताना चाह रही थी जैसे सब पैदा होते हैं, वैसे ही पैदा हुई। मैंने कहा पैदा कहाँ पर हुई, पैदा कैसे हो, वो तो एक ही तरीका है सबका। वही मैं कहीं जैसे सब पैदा हुए वैसे ही मैं। बिल्कुल। अच्छा खैर, तो हल्की हल्की फुल्की बात थी। बस ये बहुत लंबी कहानी तो नहीं है इरफान। देखिए, मैं पार्टीशन के साथ की पैदावार हूँ। बिल्कुल। पहले जरा कहते हुए शर्म, ऐसा लगता था कि लोग ये समझेंगे कि जी अपने आप को छोटा बना रहे हैं, लेकिन अब मैं कंफर्टेबल हूँ ये कहते हुए कि मैं हम पार्टीशन की इसके पैदावार है, हमारी जनरेशन जो है। और हमारे जो बड़े थे वो हमसे जरा ऐसे थे कि जी 18-18 20-20 साल के, बट हम जो है वो पार्टीशन की पैदावार। अच्छा। तो मैं पैदा हुई बेसिकली, हमारा मेरा जो सारा खानवादा ननियाल और ददियाल, वो लोग सब दिल्ली के रहने वाले हैं। लेकिन मेरे नाना की पोस्टिंग उन दिनों में हुई हुई थी मेरठ में। ये जस्ट बिफोर पार्टीशन से की बात है। तो वहां पे हुई हुई थी उनकी पोस्टिंग वहां पर। तो मेरे वालिद जो थे वो ऑलरेडी बहावलपुर स्टेट जो है यहाँ पर हमारे पास है इस वक्त, वो वहां पे वो आ गए थे। नवाब साहब की मुलाजमत उन्होंने कर ली थी, दिल्ली से वो यहाँ आ गए थे। और मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन वो आ गई थी। तो जब मैं मुझे मेरी अम्मी ने जब मेरी टाइम था मेरे बर्थ का, तो उस वक्त वो फिर चली गई थी मेरठ। तो मेरठ। समझिए मेरी पैदाइश जो है वो मेरठ की है। मेरठ की है, माशाल्लाह। मेरठ की, हाँ। बेसिकली हम लोग दिल्ली के हैं, और मेरठ में मेरे नाना की पोस्टिंग थी। तो वो पुराने जमाने में तरीका होता था ना कि जो लड़की जो है वो अपना जब पैदाइश के वक्त बच्चे की अपने मैके आ जाया करती थी, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। वहां चली गई थी।
तो ये हुआ। फिर उसके बाद हमारा बड़ा रिवायती सा खानदान था, कंजर्वेटिव नहीं, बहुत लिबरल बट वेरी ट्रेडिशनल। और उसके बाद ये था कि वो एजुकेशन का बहुत ज़ोर था। मेरे दादा जो हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ज़ोर देते थे। मेरी ननिहाल जो है उन उसमें वो अदबी लोग थे वो। मेरी मेरी ननिहाल का जो सारा बैकग्राउंड है इतना क्या नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद एंड शाहिद अहमद देहलवी और ये सारा बैकग्राउंड है। मेरे नाना जो हैं वो खुद भी राइटर थे और अल्लामा मुज़िक का उनको खिताब मिला हुआ था। उन दिनों में अल्लामा का खिताब दिया था इन्होंने अंग्रेज़ों ने। तो ख़ैर बहरहाल तो वो दोनों चीज़ें म्यूज़िक मेरी ननिहाल में म्यूज़िक का बड़ा शौक था। मेरे नाना मेरी वालिदा बहुत अच्छा खूब बड़ी मज़े से गाने जैसे घरों में बैठ के गाते हैं ना तो मेरी अम्मा की बड़ी पाटदार आवाज़ थी, बड़े मज़े से गाती थी। तो वो म्यूज़िक और अदब एंड लिटरेचर उसका हमारे मेरे अंदर जो है वो मेरी ननिहाल की तरफ से है। और ददियाल की तरफ से एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और बड़ा पाबंदी वक़्त और ये और वो वग़ैरह-वग़ैरह जो एक ख़ास तो वो मेरे ददियाल से हुआ। मेरे दादा जो थे वो वकील थे वहाँ दिल्ली में, लेकिन उन्होंने मेरे ख़्याल में वकालत कभी नहीं की। वो अपने जो अपनी जायदाद वग़ैरह थी उसी को लुक आफ्टर करते थे, बागात को और इसको और उसको। तो ये तो वो एक जैसे एक रिवायती ख़ानदान होता है। जब हम बहावलपुर फिर जब पार्टीशन हुआ तो मेरे वालिद क्योंकि ऑलरेडी बहावलपुर में थे तो लिहाज़ा मेरी ननिहाल को भी और मेरे ददियाल को भी सबको मेरे वालिद ने यहाँ बुला लिया बहावलपुर। तो वो सब लोग आके बहावलपुर में हम सेटल हो गए। तो शादी होते तक मैं बहावलपुर में रही। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो एक स्टेट बड़ी रिच स्टेट और स्लाइटली कंज़र्वेटिव और जब जब आपके जो वालिद हैं उनका बड़ा अगर नाम वग़ैरह हो तो वो तो फिर बिल्कुल ही कुछ ऐसी-वैसी नहीं हो सकती मूवमेंट के उनके जी डॉक्टर ज़हीर की फैमिली जो है वो इस तरह फिर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इस तरह की बातें। तो ये हम लोग बहुत एहतियात और मोहतात ज़िंदगी गुज़ारी हमने बहावलपुर में। और बस फिर वहीं पर ही मेरे जो हमारे लोकल थे जो मेरे हस्बैंड वो लोकल थे बहावलपुर के सराइकी स्पीकिंग और उनका बैकग्राउंड जो था वो था वडेरा ना जमींदार लोग थे वो। तो उनका जो रिश्ता आया तो बस फिर वो मेरे वालिद का इंतकाल जल्दी हो गया था। मैं जब 11 साल की थी और मेरी बड़ी बहन 13 साल की 14 साल आप लोग कितने बहन भाई थे? हम 6 बहन भाई। 6 माशाल्लाह। And you was the eldest one? नो नंबर 2 नंबर 2। मेरी बड़ी बहन है और फिर मैं हूँ और फिर मेरे भाई और तो 2 बहनें और 4 भाई थे? नहीं 3 बहनें 3 भाई। 3 बहनें 3 भाई। सही सही। तो खैर वो ये हुआ कि बस क्या बता रही थी आपको? अब्बू का इंतकाल हो गया? हाँ, अब्बू का इंतकाल जल्दी हो गया। आपकी क्या एज थी? मैं थी कोई 11 साढ़े 11 12 साल की मेरे ख्याल में। ज़्यादा से ज़्यादा तो 11 ही जो हिसाब लगाती हूँ तो 11 ही बनती है। तो लेकिन और वो बस वो जब हो गई तो फिर मेरे चाचा जो थे वो मेरे अब्बा से कोई 3 जगह छोटे थे। तो ही वाज़ अ यंग मैन बिल्कुल आर्मी में कैप्टन थे वो तो फिर उनको लेकिन इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उनकी अपनी फैमिली थी छोटी-सी, उनकी बीवी और 2 बच्चे। तो और हम लोग 6 बहन-भाई, मेरी मदर और मेरी एक फूफो छोटी जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो थीं। तो हम लोग काफ़ी बड़ा ख़ानदान था, उनके ऊपर एक सिंगल बोझ आ गया था उनके ऊपर, तो उन्होंने फिर आर्मी छोड़ी क्योंकि आर्मी का कैप्टन तो बेचारा इतने सारे लोगों को नहीं पाल सकता। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर आर्मी छोड़ी और फिर वो कोई एक वो था लबनानी था या टर्किश था, मुझे एग्ज़ैक्टली आई डोंट रिमेंबर लेकिन वो था एक बंदा जिसको यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था सड़कों का। तो मेरे चाचा ने फिर उसको जॉइन कर लिया। And your mom never got married again? No, never got उन्होंने बच्चों की तरफ तवज्जो दी। बस फैमिली जी हाँ, बस फैमिली में कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि दूसरी शादी करती। हालाँकि शी वाज़ 36, 37 जब वो विडो हुई हैं। सही सही। तो मुझे ये बताइएगा वालिद मैं अगर ये कहूँ कहना सही होगा कि सिंगल पेरेंट की आप तकरीबन आपकी वालदा ने सिंगल हैंडेडली आपको ब्रॉट अप किया। तो वालिद की जो कमी थी वो जिंदगी में रह जाती है या क्योंकि मैंने देखा है जो भी सिंगल पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनमें वो या तो अपनी उन कमी को वो महरूमी बना लेते हैं या वो अपनी जिंदगी में किसी कमी को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के और फिर वो फाइट करते हैं और बड़ा आगे निकल जाते हैं। तो आपकी जिंदगी में वालिद का ना होना
एक पॉजिटिव रहा कि आपने उस कमी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के फाइट की और स्ट्रगल की और बना लिया अपने आप को, या एक महरूमी अंदर फील करती हैं आज भी? अच्छा देखिए इरफान, हमारे वालिद जितनी इतनी छोटी उम्र में उनका इंतकाल हुआ था कि 11 साल का जो बच्चा होता है वो इतना नहीं सोच सकता कि जी हम यतीम हो गए, बड़ा क्रूर सा लफ्ज। हमारे चचा, हमारे असल में जो हमारे चचा जो थे ना, वो हमारे बाप थे, वो वालिद थे, उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो महसूस नहीं हुई वो चीज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्त। और मेरी मदर ने सिंगल पेरेंट की तरह से नहीं पा रहा, तो पूरा पूरा एक फैमिली यूनिट था। मेरे चचा थे, मेरी चची थी, उनके बच्चे थे, मेरी छोटी फूफो, मैंने जिनको बताया कि हम लोगों का ताल्लुक जो है वो सैयद घराने से है। तो अब तो नहीं, लेकिन उस वक्त ये होता था कि जी अगर सैयद रिश्ता ना आए तो लड़कियों की हमारे यहाँ शादी नहीं होती थी। अब नहीं है वो बात, लेकिन उस वक्त ये था। तो वो मेरी छोटी फूफो जो है, उन बेचारी की तो शादी नहीं हुई थी क्योंकि उनको सैयद का रिश्ता नहीं आया था। तो वो आखिरी वक्त तक नहीं हुई? नहीं, नहीं, वो बिल्कुल इंतकाल हो गया अब उनका, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। तो बस उन्होंने हम लोगों के ऊपर ही अपना पूरा ध्यान दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ, बस वो सारा हमारे ब्रॉट अप में समझो कि वो हमारी दूसरी माँ थी। माशाल्लाह। आपकी शादी 18 साल में हो गई, यू वाज 19, क्वाइट यंग। जी 19 क्या साल, 19। 19 साल में एजुकेशन क्या थी उस वक्त आपकी? बस मैंने अभी फाइनल एक पेपर मेरा रह गया था इसका, अपना ग्रेजुएशन का, बीए का। अच्छा, तो बट यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन आफ्टर गेटिंग जी, मैरिड? जी, जी, जस्ट 2-3 मंथ्स आफ्टर। जस्ट टू। तो आपका हाउ मेनी किड्स यू हैव नाउ? माशाल्लाह। 2 माशाल्लाह, एक बेटा और एक बेटी। मेरी बेटी से तो आप वाकिफ हैं, जी, रीमा रीमा। से। और साद हैं, साद आर्मी में थे वहाँ पर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी में थे। फिर उन्होंने वहाँ से खुद रिटायरमेंट लिए, सेल्फ रिटायरमेंट जो थी वो लेके फिर उन्होंने अपनी और हायर एजुकेशन की, एचआर में उन्होंने जाके फिर मास्टर्स किया वहाँ पर। वहाँ बैंक में जॉब करते रहे। फिर यहाँ क्योंकि बहन यहाँ पर थी, तो मेरा ही इनका ख्याल था कि जी बहन भाई दोनों साथ होने चाहिए, छोटी सी फैमिली है। तो ना इनके बच्चे पहचानेंगे, ना ये डिस्टेंस हो जाता है ना, बहन भाइयों में भी फासला हो जाता है अगर फिजिकल फासला हो तो। जी, जी, जी। तो मैंने कहा इनसे कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पर तो अच्छा है, बहन दोनों बहन भाई इकट्ठे रहो सब मिलके। तो मुझे इन्होंने, मेरी बेटी ने स्पॉन्सर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त मेरी कॉल आई, उस वक्त 1998 की बात है, उस वक्त मुझे कैंसर हो गया था। ओह, सही। तो मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया। तो फिर मेरी बेटी जो है और मेरे दामाद दोनों ऐसे शेर के बच्चे, सिडनी में इन्होंने बैठ के और पता नहीं कितने महीने मुकदमा लड़ा। क्योंकि अच्छा। मैं मतलब मैंने तो सर्वाइवर थी, मैं मतलब हो गया था, सर्जरी भी हो गई थी, कीमो भी हो गई थी और मेडिसिन पे थी। तो मैंने वहां पर भी उनको बताया, हाई कमिश्नर वगैरह को, कि देखो जो मेडिसिन है वो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, आप फिक्र नहीं कीजिए वहां पे। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको कोई अपील करनी है तो फिर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में कीजिए, यहाँ पर हम अपील नहीं लेते, यहाँ पे हमने रिफ्यूज कर दिया है, आपका फाइल क्लोज्ड। तो बस इन दोनों बच्चों ने फिर यहाँ पे खूब धड़ल्ले से मेरा जी केस लड़ा, वकील किया और केस लड़ा, और फाइनली दे विन। मैं जीत गई। या और माशा। फिर उसके बाद में, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस वक्त ये साद की कॉल आई, इनकी फैमिली की कॉल आई, बिल्कुल उसी टाइम पे मेरी भी आ गई। अल्लाह ने अब सबका एक साथ ही कर दिया। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन था इरफान कि आप यहाँ पर आना चाहिए हमें कि नहीं आना चाहिए, हमें वहीं रहना चाहिए, हमारा घर था, सब कुछ सेटल थे वहां पर, तो हाँ आना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर मैंने जब कैलकुलेट किया कि अगर हमारी जिंदगी 20 साल की है तो हमारी मुलाकात बच्चों से सिर्फ 20 महीने की रह गई, क्योंकि हर महीने एक साल में 1 महीने की, 4 हफ्ते की, 3 हफ्ते की छुट्टी होती। तो सही। मैंने कहा 20 साल में सिर्फ 20 महीने अगर बच्चों से मिलना है तो वाई नॉट 20 साल पूरे, अगर जिंदा हम रहे तो सही। इसलिए फिर हमने फैसला किया। फिर वहां से हमने बिल्कुल जैसे कहते हैं कश्तियां जला के फिर हम यहाँ पर आए। तो आप हस्बैंड भी साथ हैं आपके? जी, मेरे हस्बैंड भी, हम दोनों आए थे। अब हस्बैंड 2-3 साल हुए, उनका इंतकाल हो गया। सही, लेकिन सही। जी, तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा जिस तरह आपने मुझे इनिशियली बताया। पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे होगा, आपकी जिस टाइप की आवाज है, आपने रेडियो में काम नहीं किया? बहुत जी, आपको बहुत किया बहुत रेडियो में? बहुत बहुत काम किया रेडियो पे, बहुत काम किया रेडियो।
अच्छा, रेडियो में किस किस्म का काम था? साइमल्टेनियस, टीवी एंड रेडियो साइमल्टेनियसली। दोनों भावलपुर रेडियो से कर रही थी आप? लाहौर, लाहौर। लाहौर, लाहौर रेडियो से जी। तो जब तक 1970 में मैं आके लाहौर सेटल हो गई थी। जी, तो रेडियो में क्या कर रही थी आप? रेडियो में क्या नहीं कर रही थी ये पूछिए। एवरीथिंग, ऑल, जैक एवरी ऑफ ऑल द ट्रेड्स। मॉर्निंग शोज, फौजी भाइयों के प्रोग्राम, खतों के जवाब, फीचर प्रोग्राम, मुहर्रम के प्रोग्राम, नेशनल कौमी दिनों के प्रोग्राम, ड्रामा, क्या नहीं किया। रेडियो पे तो ऐसे ही होता था कि आवाज अगर आपकी है तो फिर आप सारी चीजों में उसको यूटिलाइज करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने अभी स्टार्टिंग में बताया, आपकी जो शादी थी वो एक काइंड ऑफ कंजर्वेटिव और वो लॉर्ड लैंडलॉर्ड टाइप्स फैमिली में हुई, तो फिर जी, एक्टिंग की तरफ कैसे आई? क्योंकि बड़ी हैरत की बात है। ये सारा सारा क्रेडिट जो है वो मेरे हस्बैंड को जाता है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आज उस्मा गिलानी को बनाने वाला सिर्फ एक आदमी का क्रेडिट है और वो है मेरे हस्बैंड, क्या नाम था उनका? सैयद इनायतुल्लाह। सैयद इनायतुल्लाह, माशाल्लाह। वो जो थे मेरी जो मेरे इन लॉज थे वो निहायत कंजर्वेटिव, इतने ज्यादा कि जो मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली थी, वो बाकायदा एक मजाक बनाते थे कि जी हमारी रियासती जबान जो है वो बड़ी वो है कि जी देखो आंधी पे ये चाची, आंधी पे ये आज टीवी ते आंधी पे ये। पाए कहते हैं जी मियाँ को, हस्बैंड जो है ना उसको पाए कहते हैं हमारी जबान में। तो वो कहा करते थे आओ 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 देखो चाची को, देखो भाई को केड़ा पैदा पैदा गिनो उन केड़ा नंबर द पे पए है, पिछली दफा भी आई ही बार भी, मतलब इस तरह से ना वो उनको बड़ा तंज के साथ बातें करते थे। तो मैंने जब मुझे आया, इन लोगों ने बुलाया टीवी वालों ने, तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा था, मैंने कहा देखिए आप अगर कमजोर पड़ गए कि जी लोगों की बातों में आके, और अगर आपने ये कहा कि जी मैंने तो बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी और उसने ड्रामे में काम कर दिया, तो ये अच्छा नहीं होगा। ये फिर ऐसा मैं आपकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकती। अगर आप स्टैंड ले सकते हैं मेरे लिए तो फिर तो मैं करूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं मैं स्टैंड लूंगा, और वो मर्द नर बच्चा उसने स्टैंड लिया। किसी को कोई किसी की मजाल नहीं, किसी ने मुझे कुछ कहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बिगनिंग ऑफ द ड्रामा, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई स्कूल नहीं थे, कोई एकेडमीज नहीं थी, यू वाज, आपको ऑफर कैसे आई एंड यू वाज नर्वस जब आप पहली बार कैमरे के सामने आई? मगर आपने स्टार्ट रेडियो से किया था, रेडियो का एक्सपीरियंस था, टीवी पे आने से पहले? मैंने टीवी से किया था, बट टीवी के साथ साथ ही, मतलब यूं समझिए कि आप जैसे एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे पे इंसान जाए, इतना मतलब इस ऐसा 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 ओवरलैपिंग तो मैं नहीं कह सकती, बट इतना इतना पैरेलल था रेडियो पैरल एंड था, टीवी। मगर ये नहीं कह सकते कि टीवी के रेडियो के एक्सपीरियंस था और फिर टीवी में आई, वो वाली नहीं चीज नहीं थी। नहीं नहीं, बल्कि टीवी का एक्सपीरियंस था तो रेडियो पे आई, समझिए। रेडियो पे गई, एक आध ड्रामा मैं कर चुकी थी रेडियो टीवी पे जी। ड्रामा कर चुकी थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको डिस्कवर कैसे किया गया? देखिए डिस्कवर ऐसे किया गया कि मेरे बहनोई जो थे वो इंजीनियर थे टीवी में, हम्म। और वो पीटीवी पे वो थे, इंजीनियर थे। और ये जितने भी बूस्टर्स आप देखते हैं पाकिस्तान में, ये सब मेरे बहनोई के लगाए हुए हैं। और वो उनकी पोस्टिंग हुई थी मरी में, बूस्टर लग रहा था वहां पर। तो जब मरी में किसी आदमी की पोस्टिंग हुई हो अफसर की, तो उसको घर वर सब चीजें फैसिलिटी वहां मिल रही होती है। तो जितना भी बंदे होते हैं जो इस्लामाबाद और पिंडी और लाहौर के लोग, वो हर रोज पहुंचे हुए होते हैं वहां पर कि जी सैर करने पिंडी की जा रहे हैं। तो वो नया टीवी बिल्कुल शुरू हुआ था। तो रफीक वड़ाइच जो हैं, नजीर वड़ाइच, रफीक वड़ाइच के बड़े भाई जो थे नजीर वड़ाइच, वो डायरेक्टर इंजीनियर्स थे। और मेरे जो बहनोई थे वो प्रोजेक्ट्स थे, कर रहे थे, कंट्रोलर थे वो सारे इन प्रोजेक्ट्स के, बूस्टर्स के। तो वो वहां पर आए, तो मेरी बहन जो है, बड़ी बहन, वो माशाल्लाह लंबी और खूबसूरत खातून है वो। तो उन्होंने जब देखा, क्योंकि उस जमाने में हमें इजाजत नहीं थी, हमें घर अपनी फैमिली से लड़कियां लेकर आए, और जो फिल्म के लोग थे उनको इजाजत नहीं थी कि वो ड्रामा करें आके। ये तो हमारी पॉलिसी में था क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा था ना ये। हम्म। तो फिल्म की एक्ट्रेसेस नहीं आ सकती थी ड्रामा करने के लिए। इसकी क्या रीजन थी? बस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी? गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, क्योंकि क्योंकि वो जो था ना, बड़े मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स थे। रिलीजियस प्रोग्राम्स भी होते थे, पॉलिटिकल भी होते थे, ये भी होते। तो एक अनफॉर्चुनेटली एक रेपुटेशन ऐसी थी
हमारी फिल्म इंडस्ट्री की खास तौर पे, तो वो इतना उनको समझ में नहीं आया शायद गवर्नमेंट को, क्योंकि इनको शायद नहीं इस तरह से, बाकी सब तो सिंगर्स तो आए, लेकिन एक्टर्स ये नहीं, एक्टिंग के लिए कोई नहीं, इजाजत नहीं थी उनको आने की। लिहाजा सबने ना अपने अपने तौर पे ढूंढना शुरू कर दिया, अपने कोई घर से ले आया, कोई फजल कमाल थे वो नैयर को ले आए, शोएब हाशमी और सलीमा हाशमी और समीना अहमद वगैरह वगैरह, ये सब इस तरह से। तो वो उस वक्त लड़कियां देखा करते थे, फैमिलीज की अच्छी लड़कियां हों कोई, तो वो आके ना कहते थे जी आप हमारे ड्रामा में काम कीजिए, पीटीवी नया शुरू हुआ है। तो उन्होंने मेरी आपा को कहा कि भाभी आप क्यों नहीं करती हैं हमारे टीवी पे ड्रामा में काम? उन्होंने कहा नहीं, मेरी बहन बड़ी शाय है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो शायद ना कर सकूं, लेकिन मेरी छोटी बहन जो है उसको बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो कहाँ होती है? उनका लाहौर होती है, कि प्लीज उसको कहिए कि जरूर हमसे मिले आके। तो रफीक वड़ाइच को, तो बस फिर वो मेरी बहन ने मुझे बताया, तो रफीक वड़ाइच से फिर मैं जाकर मिली, तो यावर हयात के साथ मैंने पहला ड्रामा किया। यावर हयात ड्रामे का नाम क्या था आपका? पादाश। पादाश? पादाश अशफाक साहब हुआ था। हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस थे वो, हिस्टोरिकल प्लेस। अशफाक साहब के ड्रामे में काम करना बखुद ही बहुत बड़ा एजाज था, और आपकी आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा होती थी उनके लिखे हुए क्योंकि मैंने उनकी और अपनी बानो कुचिया की किताबें पढ़ी हैं, राजा गिद्ध पढ़ी है, गडरिया पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। बहुत तरबियत है, टोटल आपकी तरबियत कर देते हैं। फिर उनका मन चलेगा 14 मैंने देखा है, और मैंने एक वो जमाना था जब वो लगता था आई वाज सो यंग, और मुझे वो बहुत बोरिंग लगता था, बट मैं अब उस स्टेज में आया, मैं खुद पढ़ना शुरू किया, और उसको मैंने फिर यूट्यूब पे जाके उसको दोबारा देखा, क्योंकि अब वो मेरी वो सोच और वो डेवलप हो चुकी थी। देन आई लर्न अ लॉट। जी, आप जो अभी पूछ रहे थे ना इरफान कि जी आपको क्या कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, आप यकीन मानिए, एक तो ये था कि हमें रेडियो की ट्रेनिंग, मैं समझती हूँ लोग कहते हैं कि जी थिएटर जो है वो आपकी बेसिक आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप यू लर्न, बट मेरे जहाँ तक ख्याल है, मेरी अपनी राय में मेरा जो ख्याल है कि रेडियो जो है ना वो आपका असल में ट्यूटर होता है। इसलिए इरफान के आप ये देखिए ना कि आप शक्ल नहीं दिखाई दे रही है आपको, और आप सिर्फ आवाज से आप कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रोमांस कर रहे हैं, और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप लिसनर्स को। तो मेरी एक तो जितने भी लोग आए थे वो रेडियो से आए थे, आगा नासिर, अशफाक साहब, फजल कमाल, असलम अजहर, ये सब लोग जो ये बिल्कुल, मुख्तार सिद्दीकी, ये सब लोग जो थे ना ये सब रेडियो के लोग थे, और शायर और राइटर्स थे सब। तो एक तो आवाज का जो है उतार चढ़ाव और कंट्रोल, वो तो इन लोगों को पता ही था, क्योंकि रेडियो तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना। तो वो एक तो ये है। दूसरे मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जब हम ड्रामा किया करते थे, अगर मैं आज बताऊं तो लोग नई जनरेशन हैरत से देखती है। 7 दिन की तो हमारी होती थी रीडिंग रिहर्सल, स्क्रिप्ट रीडिंग रिहर्सल, 7 डेज रीडिंग रिहर्सल होती थी, और पहले दिन राइटर जो है वो आके वहां पर बैठते थे रिहर्सल में, और राइटर्स से आप बम्बार्डमेंट हो जाती थी आर्टिस्टों की कि जी हमें ये क्यों हम कहें, और ये हमारा इसलिए क्यों, ऐसा क्यों लिखा है, और ये क्यों है और वो क्यों है, और राइटर जो है वो जवाबदेह होता था सेटिस्फाई करने के लिए आर्टिस्टों को। तो आप ये देखिए बिल्कुल ऑन ग्राउंड आपकी ट्रेनिंग हो रही है। मुझे जी कैरी ऑन। नहीं ठीक है, तो ये मैं कह रही हूँ आपको, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अशफाक साहब के अगर आप ड्रामे उठाइए तो अशफाक साहब के बहुत सारे ड्रामों में, और बानो आपा के तकरीबन ऑलमोस्ट हर ड्रामे में, सारे तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मैंने काम किया है, क्योंकि बानो आपा लिखती थी बाकायदा उसके ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर, कि अगर उज़्मा गिलानी नहीं है तो आप अभी इसको होल्ड कर लीजिए ड्रामे को, वो उससे ही करवाइएगा। तो ये मेरी खुशनसीबी है बहुत कि इन दोनों ने मुझको बहुत सपोर्ट किया है इस हवाले से कि मेरी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग बहुत हुई है। बहुत ट्रेनिंग। मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरह आपने इशफाक अहमद, अमजद इस्लाम अमजद और बानो कुचिया जैसे शोरे आफाक, और एक एक जुमले में तरबियत थी इन लोगों के, एक एक जुमले में नसीहत थी। अच्छा मुझे बताइएगा, जब आप लोग, ऐसा होता था कि आप लोग जुमला चेंज इतनी जुर्रत होती थी आप लोगों के यहाँ? बिकॉज अब जो मैंने देखा है राइटर्स जुमला चेंज नहीं कर रहे थे। जिस तरह मैं खलीलुर रहमान कमर साहब का मैंने इंटरव्यू किया,
अभी 2 हफ्ते पहले, तो खलील साहब कहते हैं किसी की जुर्रत नहीं है मेरा लिखा जुमला चेंज कर सके। क्या इशफाक साहब, बानो कुछ या अमजद इस्लाम अमजद, आप ये इनका भी यही था, आप इनका जुमला चेंज कर सकते थे? देखिए ये लोग बड़े लोग थे बहुत, ये सब बेशक लोग बेशक। जो आपके नाम दिए हैं उनका कोई पासंग भी नहीं हो सकता है जितने वो लोग बड़े थे, अमजद इस्लाम अमजद और बानो कुद्सी और इशफाक साहब। अगर हम टंग ट्विस्टिंग हो रहा है जुमला और कोई हमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमने कहा कि अशफाक साहब ये बहुत तंग कर रहा है जुमला, चल फिर जिस तरह वेख ले किस तरह बोलिए, बहुत बुखा बोल के बखा, पंजाबी में बात करते बखा किस तरह बोल, अशफाक साहब ऐसे कर, हाँ चल कर। मतलब कोई देखिए आर्टिस्ट जो है ना वो आप जो मर्जी आए लिख दीजिए, बेशक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो मर्जी आए लिख दीजिए, लेकिन अगर उसको डिलीवर आर्टिस्ट नहीं कर रहा है तो वो लिखा हुआ तो आपका गया। बिल्कुल बिल्कुल इसी बिल्कुल। बात से सेलिब्रिटी और फलाना फलाना जो ताम ताम झाम आर्टिस्ट के साथ है, या आर्टिस्ट को जो इज्जत दी जाती है वो इसी वजह से दी जाती है कि आर्टिस्ट जो है वो लेके चलता है आपका आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको। आप देखिए ना जो अशफाक साहब का जो फिलॉसफी है उसको मैं अगर फ्लैट बोल दूं, कहाँ गया अशफाक साहब की बिल्कुल भी फिलॉसफी, नहीं। कहीं अभी भी नहीं जाएगी। आप हो, फिरदौस जमाल हो, वो मन चलेगा सौदा बंदा, वो लगता है वो करेक्टर के अंदर डूबा हुआ है, बना ही उसके लिए वो करेक्टर। आपने आप आपने जी जी जी। आपने फिरदौस का इंटरव्यू किया? कितना? फिरदौस का, अगर फिरदौस, अभी तक आप नहीं। फिरदौस का इंटरव्यू कीजिए, वो इतना फिलोसॉफिकल और इतना पढ़ा लिखी वो बातें करता है, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा मजा आता है उसकी कंपनी में। आप उसका मुझे इंटरव्यू मैंने कीजिएगा, मैं आप आपकी इंटरव्यूज में जो देख रहा था उसमें आपकी फिरदौस जमाल के साथ आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, वो मैंने सुना। और मैं डेफिनेटली डेफिनेटली आबिद के साथ, फिरदौस के साथ, कवि साहब के साथ मेरी अच्छी अच्छी इन लोगों के साथ केमिस्ट्री थी। आबिद और फिरदौस के साथ, आबिद के साथ तो सबसे ज्यादा। मैं वो कोई परसों ही मुझसे पूछ रहा था कोई, कहने लगा कि जी अच्छा ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा काम किसके साथ करना पसंद करती थी। मैंने कहा भी पसंद वसंद का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये था कि जैसे फिल्म में नदीम शबनम की जोड़ी और जेबा वहीद मुराद की जोड़ी, इस तरह से उज़मा उज़मा गिलानी आबिद अली की जोड़ी टीवी की थी। हम मेरी इस तरह की वो ऐसी जोड़ी थी, बड़ी बड़ी बहुत पॉपुलर जोड़ी थी मेरी और आबिद की। बहुत सुपरस्टार। और मैं अभी एक और आपका ड्रामा देख रहा था अपने, जिसमें आप फिरदौस जमाल के साथ थी, आप बॉस थी उनकी। और ही वो हाँ, दहलीज, दहलीज देख। दहलीज दहलीज दहलीज। तो मुझे सारे लेजेंड उसमें। और मैं, पता है, उसमें आपा मैंने एक चीज देखी, वैसे ये मेरा अपना एनालिसिस है। मैंने देखा जी इमरान खान के नीचे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इमरान खान के नीचे जितने क्रिकेटर्स खेले, आप देख लें, वसीम, वकार, सईद अनवर, आमिर सुहेल, मियां दाद मलिक, इंजमाम, ये जी सब लेजेंड बन गए। ये सब के बिल्कुल। सब ना सिर्फ पाकिस्तान के कैप्टन बने, सब के सब लेजेंड बने। एक एक अच्छा जो ऊपर उस्ताद आ जाए ना, वो नीचे वाले सबको बना के निकाल देता है। आज जी पाकिस्तानी टीम में एक भी लेजेंड नहीं है, नॉट इवन अ 1%। आप लोगों के जमाने में, आप लोगों के जमाने में, अब मैं, इशफाक साहब थे, बानो कुर्सियां थी, अमजद इस्लाम अमजद थे, इन सब लोगों ने आप लोगों की ऐसी तरबियत की। ये जो बट पूरा एक एक बैच निकला फ्रॉम मिड 70s 80s, और तो मेरा ख्याल है मिड 90s तक गया है ये। और उनके अभी भी कुछ पुराने लोग काम कर रहे हैं। एक पूरे हर बंदा अपनी फील्ड का लेजेंड निकला है, हर बंदा एक एकेडमी था पूरा। फॉर्चुनेटली इरफान जो हम लोग जो थे ना, वो लोग तो लेजेंड थे ही, हम तो उनको मुकाबला ही नहीं कर सकते वो तो। लेकिन हम लोग जो थे उनके साय के नीचे, हम लोग भी बड़े कमिटेड लोग थे। और उस वक्त हमें ये बताया गया था कि देखिए ये पाकिस्तान टेलीविजन जो है ये नया नया इस वक्त मुल्क में एक नई नई टेक्नोलॉजी नई चीज आई है। तो हम सिर्फ जैसे यूरोप या अमेरिका की तरह से हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दे सकते। तो हम लोग ये कहते हम कहते नहीं जी ये इंफोटेनमेंट, हम कहा करते थे कि जी पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो इंफोटेनमेंट है,
कि इंफॉर्मेशन भी हम देते थे, अंडरलाइन इंफॉर्मेशन चलती थी। जब भी तो अशफाक साहब और बानो कुदसिया और अमजद इस्लाम अमजद और ये लोग सब इतने ज्यादा लोगों के दिलों में खुब गए कि जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी, जो रूट्स के प्रॉब्लम्स थे, वो जो थे, वो सब चीजें इन्होंने वो की। अनवर मकसूद जैसा इंसान सदियों में पैदा होता है, मैं समझती हूँ। बिल्कुल। देखिए ना किस तरह से उस उन्होंने आपके जो हैं मसले हैं खोद खोद के कैसे निकाले हैं और कितनी खूबसूरती से हल्के फुल्के अंदाज में वो तंज करते हैं। मजा, तंज मजा। अनवर मकसूद का जो आप बात कर रहे हैं कि क्या राइटर्स, अनवर मकसूद ने कभी हमको ये नहीं कहा कि तुम मेरी लाइन को चेंज ना करो, जो तुम्हारे मुंह के ऊपर जबान के ऊपर, हाँ उसका मफहूम चेंज मत करो। ये ना कहो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी जो है वो बड़ी 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 पुरबहार है, बड़ी खूबसूरत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तुम ये ना कहो कि जिंदगी एक उदास, एक बर्बादी की चीज है। ये मफहूम ना बदलो, रखो यही तुम उसको। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पुरबहार है, तो तुम ये कह दो कि जिंदगी बड़ी खुशबाश, बड़ी खूबसूरत चीज है। ये इस तरह से हम, तो ये बातें जो है ना, ये बड़ी कोई ऐसी, ये ईगोज होते हैं हम लोगों के, आर्टिस्टों के भी होते हैं, हर उसमें होते हैं, जो कि नहीं उस्मा, होने चाहिए, उस्मा लेकिन आपा, टीम वर्क होता है ये सब हमारा। उस्मा आंटी मुझे एक चीज बताइएगा। मैं कभी आंटी कह रहे हो, जी कभी आंटी कह रहे हो, कभी आपा कह रहे मैं मुझे मुझे अब देखिए मेरे मुंह से कभी आंटी निकल जाते, बिकॉज यू नो अब मैं बात करते हुए बीच में स्लिप कर जाता हूँ। हो। मुझे नहीं मुझे कोई एक बात मुझे एक बात बताइएगा। जी, मैं आई बॉर्न इन 80s, एंड या मैंने वो 80s के जो धूप किनारे, तन्हाइयाँ, ये फिर वारिस भी जो रेपिटेशन में आया लेट 80s में, मैंने वो भी देखा। अब मुझे ऐसा लगता है लाइक वी आर लूजिंग अवर कल्चर एंड आइडेंटिटी वन ड्रामा एट अ टाइम। अब जो ड्रामा बन रहा है, पहले आप लोगों का ड्रामा होता था, वो हमें तरबियत भी देता था, हमारी कल्चर से हमारी रूशनाई भी कराता था, हमें हुब्बुल वतनी भी सिखाता था, हमें अपने दीन से, हमारे दीन से भी जुड़ा रखता था। मगर बेशक आज बिल्कुल। का ड्रामा जो है, वी आर लूजिंग अवर कल्चर एंड आइडेंटिटी वन ड्रामा एट अ टाइम। आपको लगता है ऐसा? जी बेटे, बिल्कुल ऐसा था कि बड़ा कैटेगोरिकली लाहौर और कराची का एक वो था, क्या कहते हैं, डिफरेंस तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक मिजाज था। जैसे लाहौर जो था वो केटर किया करता था फिलोसफी ऑफ लाइफ, और लाहौर। आपका सारा है ना कि क्या है आपका एक सर्टन, हमारे यहाँ लोगों की मुख्तलिफ लोगों की वो है, एक क्या कहते हैं, और कराची जो था, वो लोग जो थे ये प्योर एंटरटेनमेंट, मतलब उनके यहाँ कोई फिलोसफी ऑफ लाइफ का शुमार नहीं था, या कोई घुस के डीप 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 थॉट्स नहीं थे उसके अंदर। वो धूप किनारे बड़ा मजेदार, खूबसूरत लोग, खूबसूरत कन्हैया, कहानी है, आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, ये सब बड़े खूबसूरत खूबसूरत से बहुत प्यारे खूबसूरत। प्यारे मोइन और जंगलूस बच्चियों। था, रविश था, शफी हाँ, मोहम्मद का आंच था। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक शहजाद खलील ने बहुत सीरियस काम किया है इसके अंदर। वो तो खैर बड़े वक्त से पहले आए और चले गए। शहजाद खलील जो थे ना, वो तो काश के वो होते इस वक्त, तो आप देखते कि वो फ्रेम्स की, शॉट्स की पोइट्री करते थे। इतना खूबसूरत वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर था वो, बहुत। तो ये दो, तो वो चीजें जो जो कराची से हमारा प्रोडक्ट आया करती थी, वो भी बड़े मजेदार लगती थी, वही बड़ी बैलेंस बड़ा था। अच्छा। एक तरफ फिलॉसफी और जी सूफीज्म चल रहा है, दूसरी जी, तरफ एंटरटेनमेंट भी चल रही है। बड़ा बैलेंस था, अच्छा, प्योर बहुत बैलेंस। अच्छा, जी बिल्कुल, बहुत मगर अच्छा बैल। अपनी अपनी सकाफत के अंदर रहते हुए हर चीज हो रही थी। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। ये अब वो हसीना ने लिखा था, एक ड्रामा था शहज़ोरी। ओहो, इस कदर उसके ऊपर शोर मचा था कि जी आप लड़कियों को खराब कर रही हैं। शहज़ोरी, अगर नीलोफर अलीम थी उसके अंदर, वो लड़की शहज़ोर होती है लड़की, और तो वो इतना शोर मचाया था तोबा लोगों ने, लेकिन हसीना ने उसको बड़ी अच्छी तरह संभाला।
उसने कहा जी व्हाई नॉट, लड़कियां क्यों नहीं अपना इस तरह से इंडिपेंडेंट होके अपने आप जिंदगी गुजार सकती हैं। उसने बड़ी अच्छी तरह से उसको हैंडल किया था, लेकिन बहुत उसके ऊपर लेदे हुई थी बहुत। हम लोगों ने, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि हम लोगों ने बड़ा फूंक फूंक के कदम रखा। हालांकि आप यकीन मानिए इरफान के ऐसे ऐसे ड्रामे थे जो आप आजकल तो वो सोचा नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे। हम लोग कैसे, हमारे राइटर्स जो आजकल के हैं वो कितना ज्यादा इस तरह से बातें कर रहे हैं। मैं आपको अशफाक अहमद ने जो जो ड्रामे लिख दिए हैं ना, आप देखिए। मेरा एक ड्रामा था जो मुझे मुझे पहला अवार्ड मिला था जिसके ऊपर। कौन सा पीटीवी अवार्ड था आपका? जी, फर्स्ट अवार्ड ग्रेजुएट अवार्ड था, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवार्ड्स मिलते गए। उस वक्त तक पीटी अवार्ड्स शुरू नहीं हुए थे जब मुझे पहला अवार्ड मिला है। तो वो इतनी अजीब और गरीब कहानी थी भगत कबीर की। भगत कबीर का फिलॉसफी थी उसके अंदर कि आप वादा खिलाफी नहीं कर सकते। अब देखिए कि हेलो, क्या हुआ रीमा, देखो। जी जी जी, बोलिए अच्छा, आप। हाँ, वादा खिलाफी नहीं कर सकते। अब वो वादा खिलाफी जो है उसका जो जो अशफाक साहब ने उसका जो बुनद की थी कि बीवी और मियाँ के ऊपर था, और मियाँ बीवी जो है वो किसी बात के ऊपर, अब वो कहानी तो मैं अब नहीं सुना सकती। तो मियाँ जो है उसने कहा था कि ये तू कैसे कर सकती है, किसी बंदे से वो वादा करके आई थी कि मैं अगर तुम मुझे चावल खाना दे दोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्योंकि वो उसको पसंद करता था, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और आके चावल ले आई और खाना ले आई, और आके अपने मियाँ को उसने कहानी सुनाई हंस हंस के कि देख मैं फकीरिया, सखिया सखिया देख, वो मुझसे कह रहा था मैं तुझे चावल दाने जब दूंगा जब तू मेरे पास आएगी। तो मैंने कहा अच्छा आऊंगी। तो मैं चावल ले आई, दाल ले आई, और उसके पास मैं क्यों जाऊं। कहने लगा वादा खिलाफी। खुद गोद में उठा के उसको छोड़ के आया उसके घर और खुद निकल गया। ये भगत कबीर की फिलॉसफी। अब, अब, आजकल कोई लिख सकता है, किसी की जुर्रत नहीं है ये लिखने की, और किसी के अंदर तप्पड़ नहीं है कि वो इस कहानी को हैंडल कर सके। उस्मा आंटी, मुझे मुझे एक बात बताइएगा, इसकी इसकी क्या रीजन है? एक हमारे पास वो राइटर भी नहीं रहे, और हमारी कौम में टॉलरेंस खत्म हो गई। इसकी क्या मैं समझूं? इतनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ ही नहीं रही कौम के अंदर। बेटा कौम, हम भी कौम का हिस्सा हैं इरफान। बिल्कुल। देखिए, हम सिर्फ अपनी जो हमारी पब्लिक है, हम हर हर मलबा, हर मुसीबत, हर जो गुनाह है वो हम अपनी ऑडियंस के सुपुर्द कर देते हैं। आप गंदे ड्रामे बना रहे हैं, गंदी फिल्में बना रहे हैं, जी ऑडियंस ये चाहती है, हरगिज भी नहीं चाहती। आप जो उनको देंगे वो देखेंगे। ये ऑडियंस आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले का जो ड्रामा और फिलोसफी ऑफ लाइफ देखा करते थे, तो उस वक्त नहीं आप कह सकते यही लोग देखते थे। गांव गांव में टीवी था और सब देखते थे, और हमें तो गोदों में उठा लिया करते थे। मैं कहती हूँ आजकल की बच्चियों का तो वो फैन वो ही नहीं है जो हमारी फैन फैन क्लब था, फैन बेशक फॉलोअर बेशक हमारी। बेशक। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपका हमारा बाहर निकलना मुश्किल था। गाड़ी में कहते थे, गाड़ी उठा लिया करते थे। ये बेचारियां बिल्कुल। तो वो इंजॉय नहीं कर रही, वो फैन फॉलोइंग जो हमने कर अब ली है। तो फैन फॉलोइंग इंस्टा पे है, बस जैसे ही आपका, तो इंस्टा पे भी इस टाइप की फैन फॉलोइंग है। एक ड्रामा आता है, लाखों फैन बन जाते हैं, और फिर ड्रामा नहीं आता, वो लाखों फैन गायब भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। तो मैं वो ये कह रही हूँ कि हमने सिर्फ हर चीज का मलबा जो है ना वो ऑडियंस पे डाल दिया है, हमारे देखने वालों को। हम सब कसूरवार हैं। हमारा राइटर कसूरवार है, हमारा सबसे पहले तो जो हमारा वो है अपना प्रोड्यूसर जो है। प्रोड्यूसर। देखिए, असल में जो पैसा लगाता है ना वो है असल में माई बाप। तो उसको चाहिए कि वो बनाए अपना, क्या कहते हैं, क्लास, या एक कैरेक्टर, एक प्रोडक्ट की एक कैरेक्टर वो बना सकता है। जब स्क्रिप्ट आ रहा है तो वो देखे कि भाई मुझे क्या करना है। आप उसके अंदर वो डालिए, एंटरटेनमेंट भी डालिए, ग्लैमर भी डालिए, सब कुछ हो सकता है। तो अच्छा, अब वो देखिए। जी मुझे मुझे एक बात बताइएगा, जो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, जो जी, आपको क्या लगता है, आपको 1980 में, और मुझे जहां तक मेरी नॉलेज है, यू वाज द फर्स्ट फीमेल, राइट? फर्स्ट पर्सन, नॉट मे इवन द फर्स्ट पर्सन एज अ एंटरटेनर। यस, एज जी, क्योंकि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में आप पहली पाकिस्तानी थी जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। जी
जी जी तो आपको 1980। क्या लगता है कौन से ड्रामा था या कौन सा काम आपका ऐसा था जिसने वाकई क्लिक किया और आपको ये अवार्ड मिल गया? बेटा अब तो मुझे नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया है, हमारे जमाने में था। देखिए मैं आपको बताऊं कि अल्लाह उसको बख्शे, वो है नहीं मौजूद, कि मेरा और रूही बानो का दोनों का नाम नॉमिनेट हुआ था उस वक्त, उस साल। मार्च में नॉमिनेशन होती है, अगस्त में मिलता है, या अगस्त में नॉमिनेशन होती है तो मार्च में मिलता है। मतलब अनाउंसमेंट हो जाती है एक एक नेशनल डे के ऊपर, मिलता दूसरे नेशनल डे के ऊपर। मैं और रूही बानो हम दोनों नॉमिनेट हुए थे इकट्ठे। अच्छा अब क्या हुआ कि उस वक्त हम सारी हमारी स्क्रूटनी हो गई, पुलिस थाना सारा कुछ हो गया। हमारी सारी जो जो हमारे जहां जहां से हमारे कैरेक्टर की असेसमेंट हो सकती थी, या हमारी जो पर्सनैलिटी है उसकी, कि हमारा कहीं कोई क्या किस तरह से हम डील कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, हमारा क्या स्टैंडिंग है, हम अच्छे लफ्जों में लोग याद करते हैं या हमारे लिए हम कोई वो है, तो वो हम दोनों की बराबर से असेसमेंट हो रही थी। और सब कुछ चल रहा था। अब रूही का ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली उसकी, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, उसको मैं ओपन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बेचारी अब है भी नहीं दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली उसकी फिल्म, वो क्योंकि वो फिल्मों में भी काम करती थी, मैंने तो फिल्मों में काम नहीं किया। वो फिल्म, एक फिल्म थी उसकी, उसने बारीक जॉर्जेट की या शिफॉन की साड़ी बांधी हुई थी, और वो पानी में भीग के उसका कोई डांस वांस था। आप ये देखिए कि इस बात के ऊपर उसको विदड्रॉ, उसको उसको ड्रॉप कर दिया गया। इतना सा क्राइटेरिया था। इतना क्राइटेरिया था। मतलब मीन्स उस टाइम जो था मॉरलिटी बहुत मैटर करती थी। मतलब देखिए, जब आपको, जो मैं आपको अगर दिखाऊं कि जो मुझको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर अ वीआईपी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड यू हैव ऑल द रिस्पॉन्स, जो पूरा लिखा हुआ है ना, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर दिस 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 दिस, ये मतलब ये। तो जब आपको हुकूमत हुकूमत इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, तो हमें कुछ तो अपना बनाना पड़ेगा। उस वक्त तो ये था। मुझे अब नहीं पता कि अब क्या क्राइटेरिया है, अब तो काफी सारे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस क्राइटेरिया पे अब मिला था तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब कि तो पूरी अब स्क्रूटनी तो हुई थी, फिर उसके अब बाद। तो जो लोग 2-2 3-3 साल हुए आए हैं उनको भी मिल गए, जो 2-2 3-3 साल काम करते हुए उनको भी मिल गए, ये भी हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। तो बस अच्छा यही है मुझे कि, जी जी गो अहेड। नहीं यही मैं कहती हूँ कि जब इतना बड़ा आपका अवार्ड हो तो उसके अंदर फिर जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं, और फिर उस जिम्मेदारी को निभाने वाले लोग जो हैं उन्हीं को ये मिलना चाहिए। ये नहीं हो कि चनों की तरह से ये बट जाए। मतलब बिल्कुल ये, बिल्कुल। बहुत बहुत जिस तरह आपने बताया स्क्रूटनी होनी चाहिए, सिलेक्शन होनी चाहिए, ताकि लोग मेहनत करें इस चीज को, लोगों को कुछ एक अचीवमेंट का एहसास हो। ये नहीं कि मैं 2 गाने गाए हिट हो गए और मुझे अगले 23 मार्च पे अवार्ड दे दिया गया, 14 अगस्त में अवार्ड दे दिया गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसके खिलाफ हूँ, आप बिल्कुल आपके साथ हूँ मैं। क्योंकि अच्छा हम जब हमको ये गवर्नमेंट का अवार्ड, जब हमें गवर्नमेंट अवार्ड देती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको बड़े ग्रेस के साथ उस अवार्ड को हम कैरी करें। ये आपके बच्चों में से कोई मीडिया की तरफ नहीं आया? जी रीमा है ना, रीमा यहाँ पर वहां पर भी थी वो, अजूका थिएटर, ये जो है अपना गौहर, मधिया गौहर थी, उनके साथ ये काम करती थी वहां पे। अजूका थिएटर आपने नाम सुना होगा शायद, जी जी। या नहीं? लाहौर में। लाहौर में जी, मदिया गौर थी, चलिए तो मतलब अक्षर खत्म हो गई वो। तो और फिर वहां से यहाँ पर जब आई, सिडनी आई, तो शुरू शुरू में तो खैर नहीं, लेकिन अब ये काफी एक्टिवली है। यहाँ पे एक वो है थिएटर ग्रुप है, नौटंकी थिएटर ग्रुप, उसके साथ ये एसोसिएटेड हैं। कुछ इंडियंस हैं, कुछ और लोग हैं तो ये श्रीलंका। रीमा खुद एक्ट भी कर रही हैं या रीमा खाली प्रोडक्शन में है? रीमा बेसिकली तो ये इसमें नौटंकी थिएटर में तो ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सारी चीजों को मैंने ऑलमोस्ट मैनेज करती हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो एक्टिंग भी कर लेती हैं। जरूरत पे है मगर वो नहीं है परमानेंट एक्ट्रेस एक्टिंग। हाँ, वो एक्टर तो हैं, लेकिन वो एक्टर ये होता है कि आपका, आपको जो और इतने सारे काम होते हैं ना, दूसरे काम, आप हम्म। दो दो चीजें नहीं चला सकते, या आप एक्टिंग करें या फिर आप मैनेजमेंट में हो। अगर आप मैनेजमेंट में होना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक्टर नहीं फिर कह सकते। मतलब मुझे इतना लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे इतना लोगों ने कहा
मुझे इतना नहीं कह नहीं सकते, नहीं मतलब रीमा नाराज हो रही है कि मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं एक्टर हूँ, आप मुझे क्यों कह रही हैं मैं एक्टर नहीं हूँ? भाई आप फिर मैनेजमेंट निकल आए। मुझे इतने लोगों ने कहा कि जी आप, मुझे इतने लोगों ने कहा कि जी आप प्रोडक्शन कीजिए। मैंने कहा मैं जो काम अभी 50 साल से कर रही हूँ उसी को सीख लूं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं पर्सनली अपना कहती हूँ, खैर इसलिए नहीं कि वो इस वक्त खफा हो रही हैं, बल्कि रीमा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, समझदार आर्टिस्ट है। ग्रेट, ग्रेट। आपने रिसेंटली मूवी भी की स्कॉटलैंड में जाके, हाउ वाज द मूवी एक्सपीरियंस? नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा नहीं था, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ बच्चे। मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वो अच्छे लोग हैं बेचारे, जो स्कॉटलैंड वाले लोग हैं। तो उस ये तो क्योंकि वो ना होने के बराबर था, मेरा कैमियो रोल था उसके अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। बट थोड़ा-सा ये बताएँगी एक्सपीरियंस किस एतबार से अच्छा नहीं था, ये बात कर सकते हैं इस बारे में? रोल अच्छा नहीं लगा आपको? इट वाज़ योर फर्स्ट टाइम वर्किंग इन अ मूवी? पहली रोल बार तो वो मैंने तो मोहब्बतों में की थी वो फिल्म, क्योंकि पहली उसमें बार कर रही थी ना मूवी आप? पहली बार और आखिरी बार इंशाल्लाह। मैं तो उसने वो तो मेरे जो स्कॉटलैंड वाले बच्चे हैं वो मुझे उनकी मोहब्बतों में मैंने ये किया था। बिल्कुल कैमियो रोल था, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तो मतलब वो एक्सप्लॉइट हो सकता था रोल हुँ, और हुँ। नाम मेरा, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं हुआ। खैर फिल्म ही बहुत बिल्कुल फ्लॉप हो गई। तो बस वो मुझे कोई अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। आपको आपको क्या लगा फ़िल्म क्यों फ्लॉप हुई? स्टोरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी? नहीं, बहुत बुरी थी। बहुत वीक? स्टोरी स्टोरी बहुत बुरी थी और एक्टर्स बहुत बुरे थे। अच्छा, जिनके हवाले कर दिया था इतना इम्पोर्टेंट रोल्स, जिन लोगों के हवाले किया था वो सब बहुत बुरे थे। अच्छा, मैं जस्टिफाई नहीं आपसे की। देखिए मैं आपसे यही कह रही हूँ, अगर एक्टर्स अच्छे होते ना वहां पर, जी, जी। उसमें जो अभी अभी हम लोग कहते हैं ना कि स्टोरी का होना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर थोड़ी सी जरा सी कमजोर भी हो स्टोरी, तो अच्छे एक्टर्स जो है ना वो संभाल लेते हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, उस्मा उस्मा आंटी, मैंने जिस तरह ईरानी मूवीज़ देखी, जहाँ आपको पता है कितनी बंदिशों के अंदर वो मूवीज़ बनती हैं। वाह वाह आप वाह। इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है, और स्टोरी को इतने क्रिएटिव तरीके से, क्योंकि आपको पता है वहाँ बंदिशें ज़्यादा, मिल हाथ नहीं, गले नहीं, ये वो, और उसमें क्रिएटिविटी, अमेजिंग क्रिएटिविटी वो ईरानी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स निकाल के लेकर आते हैं, अपना बिल्कुल सही, मैसेज ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत मुझे ईरानी, ईरानी जो रीजनल अगर कोई आप मुझसे पूछें तो ईरान को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। जो आर्ट की खिदमत कर रहे हैं, जो वाक़ई आर्ट की खिदमत कर रहे हैं, मैं ईरान वालों को समझता हूँ। बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ ये मुझे तो ये जो हॉलीवुड वगैरह की फिल्में हैं, मुझे तो कोई एक आध तो निकल आती है अच्छी, लेकिन मुझे तो ये फिल्में नहीं अच्छी लगती। मुझे इनकी हॉलीवुड की टेक्निक ऑफ टेकिंग ही नहीं अच्छी लगती। इतनी हॉलीवुड खौफनाक की है कि बॉलीवुड मेरी तो की। होने लगता है इनकी फिल्में देखकर। अच्छा, मुझे मुझे ये बताइएगा, अभी जिस तरह ये हमने ईरान वालों की बात की, मैं देखता हूँ जितने आपके वक्तों में ड्रामे हुए, उसमें भी जी यही था, जहाँ रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थी वहाँ क्रिएटिविटी और अपने आर्ट पे ज्यादा तवज्जो दी गई, अपने स्किल्स पे ज्यादा तवज्जो दी गई। अब जो है जी अब जो है सारे, क्योंकि अब मैंने काफी लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, राइटर के, एक्टर्स के। अब मुझे जिस तरह नुमान इजाज से मेरी बात हो रही थी। अब नुमान इजाज, ही इज अ लेजेंड। वो बंदा एब्सोल्युटली। लेजेंड है। अब नुमान भाई मुझे बता रहे थे, मैं जाता हूँ, पहले होता था हम छोटे हो बड़े हो सब मिलते थे, सलाम करते थे। अब तो वो पहला ड्रामा भी करने आई है, वो अपने फोन से ही नहीं हटती, हमारी तरफ तो देखता ही कोई भी नहीं है, वो हाल है। कोई कौन, ये कौन नुमान इजाज कौन होगा अपनी जगह, हम क्या, हम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। बहुत बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। आप आपने आपने अभी भी रिसेंटली सीरियल्स किए आपके। आप में गैप आया, एक बहुत बड़ा गैप था, उसकी क्या रीजन थी आपने जो ड्रामा बीच में नहीं किए? मैं अपना इरफान में यहाँ पर हूँ, और मेरे पास, आप यकीन मानिए, कोई मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी और ना जरूरत है बोलने की, कि मेरे पास, मेरे ख्याल में मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसको इतने दूर से बुलाया जाता है, किराया खर्च करके, मेरे पैसे देकर मुझे रखने के लिए। मेरे ख्याल में किसी आर्टिस्ट को नहीं बुलाते कहीं बाहर के मुल्कों से, क्योंकि महंगे पड़ते हैं, लेकिन मुझे बुलाते हैं।
इतने ज्यादा मुझे आए हैं और इतने ज्यादा मैंने रिजेक्ट किए हैं क्योंकि कहानी नहीं अच्छी होती। आप सिर्फ ये है कि सास है, जालिम सास है और मुसीबत है। ये मैंने अभी जो किया था मरियम, मलेशिया में हुआ था आधा और आधा, पाकिस्तान में हुआ था वो, कैसा है नसीबा क्या था, वो भी मैंने इसलिए किया था कि वो बच्चा हमारा नवीद भट्टी, वो उसने बहुत मुझे कहा कि नहीं आप आपको जरूर ये करना है और आप आइए। फिर थोड़ा सा मेरा चाम था कि चलो अगर ड्रामा कर रही हूँ तो पाकिस्तान भी मैं चली जाऊंगी। तो लेकिन ये कि वो हालत नहीं थी कोई कि वहां के ड्रामे को किया जाए। इरफान अ, अच्छा नहीं, अ, अच्छे नहीं है स्क्रिप्ट्स, अच्छे नहीं है, मजा नहीं। उस्मा आंटी, मगर मुझे एक बात बताइएगा, अभी मैं किसी से राइटर से ही बात कर रहा था, वो कहते हैं जब प्रोड्यूसर से भी, वो कहते हैं हम जब ड्रामा लेकर जाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है अब औरतों के इशू पे ड्रामा, तभी टीवी वाले लेंगे, इनकी रिक्वायरमेंट औरतों के इशू पे होगा और सास बहू और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये लड़ाई झगड़े दिखाना ही है, वो उन्होंने रखे हुए, वरना वो आपका ड्रामा लेते नहीं है, उन्होंने तो क्राइटेरिया रख दिया ये। तो ये बेटा इसीलिए मैं तो ये जानती हूँ कि जो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और साली के साथ गपशप है और फलाने के साथ ये है और जो चीजें मुसीबतें, मैं ये कह रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ आपको ड्रामा इसका, अशफाक साहब का, एक 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 मोहब्बत सौ अफसाने का, उससे बोल्ड राइटिंग तो और ये कोई भी नहीं लिख सकता, किसी में टप्पड़ ही नहीं है कि कोई लिख सके उन जैसा। बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए वो ड्रामा जब 1975 में, 75 में चल सकता है, तो आप अगर इतना ही आपको ओपन होना है या आपको एक कोई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में से नीचे से आप खोद के लाए हैं, जो जख्मी प्रॉब्लम है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। ये आप एक्टर्स भी कर सकते हैं और राइटर्स भी लिख सकते हैं। ये क्या जरूरी है, अगर फर्स्ट ये मौजूद है, बेशक मैं मानती हूँ कि जी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी मौजूद सब है, चीजें हैं, उसको लेकिन उसको आप इस तरह से लिखिए एक्सप्लॉइट और नहीं करना चाहिए। ही नहीं। अब तो क्या हो रहा है कि वो उस ये जो है ये मजे के लिए लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं दिखा रहे हैं, ये मजे के लिए लिखे जा रहे हैं। पैसा बनाने के लिए कमर्शियल बेसिस पे बस। जी, ये मसला है, बिल्कुल है उसका उसको, लेकिन आप ये बताइए कि जी ये मसला है और ये मसले को इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, ये दिखाइए ना। इसको इसको ग्लैमराइज ना कीजिए इन 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 चीजों को, कि आपका अगर अपनी साली के साथ रिलेशनशिप हो गया या आप बच्चों को मोलेस्ट कर रहे हैं या आप कोई लड़की बच्ची है घर में उसको आपने, इस किस्म की बातें हैं, ये सब सब रियलिटी है, मैं मानती हूँ। और अगर आप दिखाना चाहते हैं ये अगलीनेस तो जरूर दिखाइए, लेकिन उसको ग्लैमराइज करके मत दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आपका थिएटर का भी एक्सपीरियंस रहा, बड़ा कम थिएटर किया आपने। आप जी ना 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 करने के बराबर है। यहाँ बिल्कुल बल्कि थिएटर किया है, ये आप रीमा हमारे जो पास टेक्सास भी आई थी, डैलस में भी करके गई हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जी, आए थे आप उस फंक्शन नहीं, में, आई आप आए वाज नॉट देयर बट आई न्यू बिकॉज़ आई लिव इन ह्यूस्टन, 4 घंटे की ड्राइव है डैलस। आई वाज नॉट थे? बट आजाद जिन्होंने करवाया था, आजाद, आई न्यू आजाद, जिनके साथ हाँ किया था आपने। जी 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 तो हाउ वाज द जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, रेडियो बेहद। आजाद के साथ? आई विश आई कैन, मतलब ऐसा हो सके तो मैं दोबारा सर के बल आऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जितना आपका अपना एक्सपीरियंस रहा मीडिया के अंदर, आप अब ऑस्ट्रेलिया से बैठ के देखती भी हैं, लोगों से बात भी करती हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ओवरऑल कौम जो है वो एक काइंड ऑफ शनाख्त की तलाश में है? बच्चे, नई आने वाली यूथ जो है वो कंफ्यूज हो गई है। कोई 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 हॉलीवुड को अपना उस्ताद मान रहा है, कोई बॉलीवुड, क्योंकि आपको हमेशा एक लीडरशिप चाहिए होता है, एक कोई आइकन चाहिए होता है। जिस तरह मैं अमेरिका में रह रहा हूँ पिछले 20 सालों से, मैंने देखा जी है यहाँ पे जिस तरह हम लोग कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तो आपको कहते हैं एज अ रेफरेंस बिल गेट की किताब पढ़ लो, स्टीव जॉब्स की पढ़ लो, इसकी पढ़ लो, ताकि अपने आप को मोटिवेट करो, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, अपने आप को फोकस करो जिंदगी में, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। हमारे यूथ के पास अब वो हीरोज तो, अपने हीरोज तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, और जो चंद एक रह गए थे भी उनको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो आपको लगता है कि यूथ जो है
वो कोई हॉलीवुड को फॉलो कर रहा है, कोई बॉलीवुड को कर रहा है, कोई किसी को फॉलो ही नहीं कर रहा किसी और। तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस में आ गई है कौम। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया है कि आप चैनलाइज जब तक नहीं करेंगे ना, अपने फोकस नहीं करेंगे, अपने थॉट को चैनलाइज नहीं करेंगे। देखिए, बैठ के आपको होमवर्क करना होता है कि आपको जिंदगी में क्या करना है। जिंदगी एक बिल्कुल समझिए कि एक क्लास की तरह होती है। जब आप किसी क्लास में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप बैठ के अपना सारा वो करते हैं ना, कि जी हमको पास होने के लिए ये हमने चैनल लेनी, हमें डिस्टिंक्शन लेने के लिए ये करना है, हमें ये, तो एक चैनलाइज तो करना पड़ता है ना। जिंदगी एक क्लास की तरह से है। अगर इस क्लास में आप कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, या अगर हिस्ट्री की क्लास है तो आप ज्योग्राफी सोच रहे हैं बैठे हुए, और इंग्लिश की क्लास है तो आप टेलीफोनों के, तो वो ये हमारे यहाँ इस वक्त ये हो रहा है बेटा, कि हमारे और मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है सोसाइटी को ग्रूम करने में, क्योंकि वो हमको फॉलो करते हैं। देखिए, जब टीवी के ऊपर देख के आम लोग जो हैं वो फैशन देखते हैं। एक ज़माने में मेरे बाल थे, आपको मैं बता रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे बाल थे बहुत घने और लंबे, और मैं उनको ब्लो ड्राई जब करके मैं उनको छोड़ती थी, तो वो हेयर ड्रेसर कहती थी कि मेरे पास लड़कियाँ आती हैं तो कहती हैं हमें उज़्मा गिलानी जैसे बाल बनाएँ। तो जब वो हमारे जैसे बाल बनाना चाह रही है, जब वो हमारे, तो फिर हमारे जैसा बोलना क्यों नहीं चाह रही? हमारा जैसा जो मेरा इंटरेक्शन है विद डिफरेंट लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल मेरे बेटे के साथ क्या इंटरेक्शन है, मुझे सोसाइटी में क्या, तो वो उसको क्यों नहीं फॉलो करेंगे? जब बालों को फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी फॉलो करेंगे। बेशक। फॉलो करते हैं लोग। लोग जो हैं वो मीडिया को देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो मीडिया का रोल तो बिल्कुल निल हो गया है, बल्कि वो नेगेटिव नेगेटिव तरफ में जा जा रहा है। जी। मुझे तो ये, जी जी जी, नहीं नहीं, बोलो फरमाइए। बोलो, बोलो बोलो, आप बोलो। मुझे मुझे अभी मैंने आपकी वीडियो देखी, तकरीबन 1 महीना हो गया, तारिक अजीज साहब की वफात हुए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब जी करे। जी तो जी। आपको याद होगा, ये तारिक अजीज हो, मोइन अख्तर हो, जुनैद जमशेद हो, ये वो थे जो हुबुल वतनी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के, ये वो थे जो हमें हमारे मुल्क से जोड़ते थे हर लिहाज से, चाहे कल्चरली हो, चाहे रिलीजियसली हो, चाहे फिक्री एतबार से हो, हर तरीके से। ये वो लोग जिंदगी में से चले गए। मुझे आज लगता है जुनैद जमशेद चले गए, तारिक अजीज चले गए, मोइन अख्तर चले गए, और जैसे ये लिटरली मुझे कभी कभी लगता है मेरा बचपन भी साथ ले गए। ये हाय। वो जो ये ये वो लोग थे जिन्होंने हमें मुल्क के साथ जोड़ा हुआ था। अब मैं देखता हूँ, मैं तो पाकिस्तानी टीवी सच बता रहा हूँ देखता नहीं हूँ। अब मुझे तो ड्रामे इस तरह लगता है कि साथ वाले मुल्क की कॉपी चल रही है इधर, कोई फर्क लगता ही नहीं है मुझे। अब वो बड़े आप देखिए उर्दू का एक्सेंट भी, आप उर्दू का एक्सेंट देख लें कि किस तरह प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से कर रहे होते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हाय, सच बात कह रहे हैं। जरा सा भी सेंसिटिव आदमी जो है, कितना ये दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि टीवी का ड्रामा कहाँ था। आप यकीन मानिए कि मुझे कौन बता रहा था उस दिन, यहाँ पर ही शायद कोई था, कोई इंडियन खातून थी या कोई थी, या सिडनी में तो हम, आपको तो पता ही है कि वहां पर तो कोई वो है ही नहीं, हम इंडिया के लोगों से भी उस तरह मिलते हैं जैसे पाकिस्तानियों से मिलते हैं। वो कहने लगी जी आपका ड्रामा देख के हमारे यहाँ 8 मूवीज बननी शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीवी जो है वो तो इस काबिल हुआ नहीं था कि बिल्कुल। वो इतना आपके लेवल पे आ सकता। तो हमारा तो आपके ड्रामे देखने के बाद हम तो शर्मसार हो गए थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो 8 मूवीज बननी शुरू हो गई थी, गवर्नमेंट ने टैक्स माफ कर दिए थे कि बनाइए आपके। और बड़े से बड़ा जुगादर एक्टर्स जो थे, नसीरुद्दीन शाह और अमोल पालेकर और ओमपुरी और शबाना आजमी और सुमिता पाटिल, ये लोग, इन लोगों से वो एक्ट करवाते थे। श्याम बेनेगल को उन्होंने वो किया था। तो वो ये आज हमारे ड्रामे का क्या हाल है कि उनका जो गन बला है वो हम उठा के, अब तो वो भी नहीं रहा। चलो वो ही दिखाते थे कि जी साड़ियां पहन के और जेवर पहन के और मेकअप करके औरतें लैशेस लगा के फिर रही हैं, चलो और कुछ नहीं तो यही था कि चलो फैशन ही नजर आता था। अब वो भी नहीं रहा। अब वो भी नहीं, वो तो है ही, खैर साइम, वो तो सेकंड नेचर हो गई है लड़कियों की। लेकिन जो कहानी और जो टेकिंग है ड्रामे की, या जो ड्रामे का मटेरियल है, वो तो इतना इतना पैथेटिक है कि तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ करे। खैर मैं करती हूँ
उसमें जाके काम करती हूँ, लेकिन ये कि अच्छा अच्छा अगर लिखा हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। खैर इतना भी हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही गया गुजरा हो गया है, अच्छे लिखने वाले भी हैं मौजूद, जो कि अगर जो हमारी जो मीडिया है, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, क्या होते हैं चैनल्स जो हैं, वो अगर जरा सा उनको थोड़ा वो देना, सपोर्ट करें, तो अच्छा लिख सकते हैं ये लोग। और बिल्कुल। एक्टर्स और एक्टर्स जो हैं उनको भी आप कह सकते हैं कि भाई ये देखिए ये, क्योंकि जब लिखा हुआ अगर वो होगा, तो और ऐसे आर्टिस्ट अगर आप कास्ट करेंगे जो जो लिखे हुए को संभाल सकें, तो ड्रामा अच्छा बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक ट्रेंड सही हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्यों ऐसा ट्रेंड हो गया है। बहुत अफसोसनाक है। हम तो ड्रामे के इंसान, मैं तो ड्रामे, क्या मेरा तो जिंदगी है ड्रामा, मेरा जीना मरना ड्रामा है। तो जब मैं ड्रामे को देखती हूँ और लोगों से जब सुनती हूँ कि वो इतना बुरा भला कह रहे हैं, तो यकीन मानो इरफान, बहुत दिल को तकलीफ पहुंचती। बहुत दिल को बहुत। और मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने तो छोड़ दिए। मुझे तो वो वक्त याद आता है जब अल्फा ब्रावो चार्ली का एक एक सीन बच्चों को याद हो गया था। वो वक्त मुझे भूलता नहीं है, वो ड्रामे बने हैं। और अब मंसूर तो कहाँ चला गया, अल्लाह क्या बात। क्या क्या अगर क्या। मैं करूँ कि शुएब मंसूर जैसा अगर डायरेक्टर है और लिखा हुआ अच्छा है, तो माहिरा खान जो है या अपना ईमान अली जो है, वो इसी 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 जनरेशन की लड़कियां हैं ना वो। और ये करेंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग करेंगे, टैलेंट की कमी नहीं है। लेता है ना वो काम, शुएब लेता है ना उनसे काम। बिल्कुल। तो इस हम ये तो नहीं कह सकते कि जी नहीं, आपको आप ना, क्योंकि जहां जिस वो डिक्टेट करता है अपने, जो भी उसको काम करना है चैनल्स को डिक्टेट करता है। अगर चैनल्स जो हैं वो प्रोड्यूसर जो हैं या चैनल्स जो हैं, वो अगर, मैं सबसे ज्यादा कसूरवार चैनल्स को ठहराती हूँ सच्ची में, कि वो लोग जो है ना वो पैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने क्वालिटी जो है उसको खत्म कर दिया है। बिल्कुल, क्वांटिटी है, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपने, हालांकि उस्मा जी, आंटी, आपने शोएब मंसूर के साथ काम किया? बहुत पहले, बहुत बहुत पहले कभी, जो कि मुझे नाम भी नहीं याद, बहुत कभी किया हो, पिछली सदी की बात है। मतलब सीरियल था, लॉन्ग प्ले था, क्या था वो? लॉन्ग प्ले था शायद, वो जब जब वो पीटीवी में होते थे जब की बात अच्छा अच्छा। नाम नहीं याद आपको लॉन्ग प्ले का? है। बिल्कुल नहीं याद, बिल्कुल नहीं याद कि क्या था, कहानी का वो मतलब विजुअल्स भी नहीं आ रहे, लेकिन ये मुझे याद है कि मैंने कोई काम किया हुआ है शुएब के साथ। शोएब के साथ, क्योंकि मैंने देखा शोएब मंसूर वाज अ वेरी पिकी मैन। बहुत कम काम किया है, मगर अमेजिंग काम किया है। वो आदमी जो है ना, वो दरवेश आदमी है इरफान। दरवेश लोग जो होते हैं ना, जो यावर हयात थे, शुएब मंसूर था, मोहम्मद निसार हुसैन थे, ये लोग जो है ना, ये डेडिकेटेड लोग थे। अब कहने को ये कह सकते हैं वो जी क्या दरवेशी है, ड्रामा ड्रामा करने में क्या दरवेशी है, लेकिन ये जो है ना क्रिएटिव काम, ये जान जान खींच लेता है, रूह खींच लेता है अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा जो अगला सवाल है यही है, ये क्रिएटिव, जितना इंसान क्रिएटिव होता है, जब आप एक एक्ट को डूब के करते हैं तो आपके ऊपर भी इसके बहुत असरात आते हैं। एक पागल औरत बहुत का कैरेक्टर आपको दे दिया, अब मैं अगर डूब के उसको कर रहा हूं, अगर मुझे एक शराबी आदमी का कैरेक्टर दे दिया, मैं डूब के कर रहा हूं, तो उसके नफ्सियाती असरात भी बहुत होते हैं। तो हाउ डू पता है यू, कैसे इसको जी। टेक केयर कैसे करती हैं, मैनेज कैसे होता है? अगर इतना डूब के जो सिंसियरली एज अ अपना रोजगार सिंसियरली समझ के करता है, वो कैसे इसको मैनेज कैसे करता है फिर? मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि ये जो एक्टर जो है उसमें और एक डॉक्टर में ये फर्क है कि डॉक्टर जो है वो जब सर्जरी कर रहा होता है तब भी डॉक्टर है, और सर्जरी से निकल रहा था जब भी डॉक्टर है। लेकिन उज़्मा गिलानी जब अब काम में जाती हैं तो वो भागा माई बन जाती है, और वैसे उज़्मा गिलानी है। तो अब देखिए ना, ये भागा और उज़्मा गिलानी का जो तजाद है पर्सनैलिटी का, आप बताइए कितनी तोड़ फोड़ होती बिल्कुल। है। एक मिनट में आप भागा बन रही हैं, एक मिनट में आप उज़्मा बन रही हैं, एक मिनट में आप भागा, सारे कंधे दुख जाते हैं इरफान, बदन निचड़ जाता है जिस्म, अगर कोई इस तरह का रोल हो तो यकीन माने, बहुत बहुत वो है। अगर आप उसको इबादत समझ के और उसको आप एक सीरियस काम समझ के अगर ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसी हंसी मजाक समझ के ले रहे हैं तो फिर तो ठीक है।
मैं थोड़ा सा नुमान इजाज की बात, नुमान भाई मुझे कह रहे थे, मैं अपने, क्योंकि वजू में रहते हैं सारा टाइम जब अपनी कर रहे होते हैं, कहते हैं क्योंकि मैं अपने काम को इबादत समझ के करता हूँ और अल्लाह इसमें जब इबादत समझ के करता हूँ बरकत डाल देते हैं। बेशक बेशक। नुमान इजाज किसी और लीग पर चला गया, और वो आम 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 उसमें उसका शुमार नहीं हम कर सकते। बिल्कुल नहीं, अमेजिंग अमेजिंग गाय, अमेजिंग पर्सनैलिटी। और जब मैं खलील साहब से बात कर रहा था, जब खलील साहब, खलीलुर रहमान कमर साहब का, खलील साहब से भी मैंने पूछा, ये आपको ये जो लिखते हैं, या आपकी जो राइटिंग्स में इतनी गहराई, इतना वो एक इमोशनल टच है, तो वो कहते हैं मैं ये जब लिखता हूँ मैं समझता हूँ मैं इबादत कर रहा हूँ, तो अल्लाह फिर मेरे काम में, मेरी लिखाई में वो असर डाल देता है, मैं इसको इबादत डूब के लिखता हूँ इसको। जी जी, तो बिल्कुल सही। मुझे मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसा करेक्टर आपने किया हो जिससे आपको करने के बाद बहुत तकलीफ भी हुई हो, आप कहती हैं शायद आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत असर पड़ा हो? नहीं, मेरे मेरे मेरा मुझे हमारे एक वो हुआ करते थे, फिदा अहमद कारदार एक राइटर थे, इसमें अखबार खवातीन या अखबार जहाँ के वो थे, एंटरटेनमेंट के वो। तो वो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू करने कहने लगे, उज़मा आप मुझे ये बताइए कि जितने मुश्किल कैरेक्टर्स हैं वो आपके लिए क्यों लिख, आपके किस्मत में क्यों है? आपने कोई आसान सा, कोई सिंपल सा, कोई ग्लैमरस सा रोल नहीं करना, आपने मुश्किल, जितने मुश्किल रोल्स हैं वो सब आपने करने। तो मैंने तो इरफान बहुत बहुत मुश्किल रोल्स किए हैं और बड़ी बहुत टैक्सिंग मेरे ऊपर रही है। आप उसका किसी का भी नाम ले लीजिए, आप पनाह का नाम ले लीजिए, आप वारिस का नाम ले लीजिए, आप धूप जली का नाम ले लें, आप अच्छा दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि और क्या है, खाना बदोश का नाम ले लीजिए, आप किसी निर्दबान इरफान का ले लीजिए। आपको मैं एक और बात बताऊं कि मैंने सीरियल्स बहुत कम किए हैं, क्योंकि ये बच्चे दोनों छोटे थे, तो मैं सीरियल्स जरा हमारा ज़माने में टाइम ज़्यादा लिया करता था, क्योंकि इस होता था कि 1 हफ्ता हमने रिकॉर्डिंग की, 1 हफ्ता रिहर्सल की, फिर 1 हफ्ता रिकॉर्डिंग की। तो वो मैं बहुत कम करती थी, वो रूही किया करती थी ज़्यादा, खालदा करती थी। तो मैंने बहुत कम किए क्योंकि मेरी कमिटमेंट घर की भी थी। तो मैं सिंगल प्लेयर करती थी ज़्यादा। तो ये आप जो वारिस, वारिस, वारिस आप कहते हैं, मेरे सिर्फ 10 एपिसोड्स थे वारिस में। लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें कैरेक्टर था, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक अमेजिंग नशेमन अमेजिंग। एक नशेमन था मेरा। एक दहलीज जो आप कह रहे हैं, इसके भी 10 एपिसोड्स थे बहुत सिर्फ। प्यारी ड्रामा था, क्या ड्रामा, मैं तो आज भी देखता हूँ तो मैं गुम हो जाता हूँ इन ड्रामों में। हुँ। मैं, तो आप कह ये सकते हैं लो बजट थे, बट एक्टिंग, राइटिंग, हर चीज वाज, आपको ना स्पेसिफिकली आपकी जो स्क्रिप्ट और आपकी एक्टिंग आपको बिल्कुल डुबा देती थी, आप देखने वाला गुम हो जाता था। जी, 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 बिल्कुल ऐसे ही होता था। क्योंकि मैं आपसे वही कह रही हूँ ना कि हमारी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट थी। क्योंकि हमें जब ये शुरू हुआ है टीवी, तो हमें यही कहा गया था और हमें यही ब्रीफिंग मिली थी कि ये तुम लोगों के हाथ में है अब, क्योंकि फ्रंट लाइन में तो तुम हो। हम तो पीछे तुम्हारे बैठे हैं सपोर्ट के लिए। हमारा जो मैसेज है और जो हम चाहते हैं वो तो तुम लोगों ने देना है। तो हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी हो गई थी हम एक्टर्स की, उस ज़माने के एक्टर्स की। जभी तो आप देखिए कि सब में बड़ी संजीदगी और बड़ा रख-रखाव, और फिर हमको देखा-देखी ये जो हमारे बच्चे आए, जैसे नुमान इजाज़, हमारे फुटस्टेप पे चला। जो हमारे फुटस्टेप्स पे चले ना, वो सब बहुत संजीदगी के साथ और बड़ा इबादत समझ के काम करते रहे। नुमान इजाज़ देखिए, वो हमसे यंग यंग है वो। वो हमारे फुटस्टेप्स पे चला। बहुत कि बहुत नहीं, जैसे मेरे मेरे बड़े मेरे जो थे, बुजुर्ग जो थे, वो अगर इसको इबादत की तरह करते थे, तो मैं भी उन्हीं की तरह करूँगा। देखिए कैसा माशाअल्लाह माशाअल्लाह मगर नज़र में। उस्मा आंटी, मुझे एक बात बताइएगा, अब तो जितना हमारा मीडिया है, अब तो आपने देखा एक दूसरे के ऊपर और टीवी पे बैठ के गालम गलोच एक दूसरे को करते हैं, रेटिंग के ऊपर कर रहे हैं, स्कैंडल्स आ रहे हैं, ये चीजें आ रही है, क्वालिटी खत्म हो गई, इस तरीके से रेटिंग में रहने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, कहीं कहीं आगे चल के चीजें बेहतर होंगी, या जिस तरह बाकी दुनिया में ये चीजें अब बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गई हैं, तो हमें बेहतरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बस पैसे बना रहे हैं और पैसा ही बनेगा आगे? नहीं, लेकिन देखिए कमर्शियलाइज़्ड होना कोई कोई गाली नहीं है। कमर्शियलाइज़्ड आप हम मैं आपसे वही कह रही हूँ, मुझे एक दफ़ा एक ज़माने में हमारा रात को एक प्रोग्राम होता था कि सारी रात का इंटरव्यू होता था।
तो मेरा एक इंटरव्यू था, सरमत सरमत जो है खुसट, उसने सारी रात इंटरव्यू के टीवी के ऊपर एक शुरू हुआ था ट्रांसमिशन कि सारी रात एक आर्टिस्ट को बुलाइए और सारी रात उनसे आप बातें कीजिए, बीच बीच में गाने सुनाइए, खबरें सुनाइए, लेकिन वो आर्टिस्ट जो है वो मेरे पास बैठा हुआ मुझसे पूछने लगा, कहने लगा उसमें आपा ग्लैमर को वो कीजिए कि क्या व्हाट इज ग्लैमर। तो मैंने कहा सरमत मेरा ग्लैमर तो धूप जली में था, जिसके अंदर मैंने अपना काला रंग किया था और मैंने नाक के अंदर वो बुलाख पहनी थी और कानों के अंदर बाले पहने थे और छींट की शलवार थी और दांत मैंने काले किए थे, आंखों में मैंने काजल भर के लगाया था, हाथ नाखूनों में मट्टी भरी थी। उससे ज्यादा ग्लैमरस औरत तो कोई और मुझे नजर ही नहीं आई। अच्छा, दूसरे दिन सुबह बहरोज सब्जवारी का फोन आया, कहता वाह खुश किया उस माँ पर। मैंने कहा ग्लैमर का मतलब ये थोड़ी है कि आपने बाल डाई कर लिए, लैशेस लगा लिए, लिपस्टिकें लगा ली हैं, या आप कपड़े इस तरह के फैशन। ग्लैमर एक और चीज है, ग्लैमर को समझिए। ग्लैमर कैरेक्टर, वो कैरेक्टर मेरा इतना ग्लैमरस कैरेक्टर था। उसका उसका थीम ही ये था, बानो आपा ने उसका थीम ही ये रखा था धूप जली, कि जो करंजी आंखें, जो भूरी आंखें होती हैं, ये इनकी किस्मत में दुख ही दुख है। तो वो हर वक्त ही बैठ के कह रही है, हाय करंजी आंखों वालों के इसमें तो दुख ही दुख है, करंजी आंखों वालों के तो दुख ही दुख है। तो वो करंजी आंखें जो मुझे दिखानी थी, तो उसके अंदर मैंने सुरमा भरा था, लाइटिंग मैंने करवाई थी कि मेरी जो लाइट आईज है ये नजर आए। तो ये वो उस पर तो ग्लैमर जो है वो कमर्शलाइज होना कोई गलत बात नहीं है, आप ग्लैमराइज भी करें, कमर्शलाइज भी करें, उसको आप स्क्रीन के ऊपर जो पोर्ट्रेयल है वो आपका सही होना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा शिकायत जो है ना इस वक्त वो ये, मुझे किसी भी चीज से शिकायत नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं हो। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, हम उसको ग्लैमर दिखाएं। आप एक गांव की औरत में ग्लैमर दिखा सकते हैं, आप लो क्लास लालू खेत की औरत या उसकी यहाँ पर जो होती हैं इनकी जो वो है लड़कियां जो हैं जो कि बड़ी रिवायती लड़कियां हैं, उनको आप ग्लैमर दिखा सकते हैं। ग्लैमर ऐसे मगर आप अपने काम से जस्टिफाई करें, आप एक्टिंग हो। आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, लिखने वाले को भी और डायरेक्टर को भी, और चैनल्स जो है ना उनको सबसे ज्यादा फ्री हैंड देना चाहिए। आप ये देखिए, मैंने अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल 4 साल पहले, एक मैंने मरी के अंदर में एक ड्रामा किया था, क्या नाम था उसका, उसके अंदर मैं डॉन बनी हुई थी। अच्छा जी, तो वो आप देखिएगा, क्या नाम था रीमा उसका? नहीं, तारे अनकबूत नहीं। अच्छा, तुम देखना उसके अंदर मैं गूगल करूंगा। मुझे ये बात बताइएगा, मैंने आपके जो इंटरव्यूज वगैरह देख रहा था और मैंने आपने नोट किया, आप में एक शरारती बच्चा है अंदर। ये इस उम्र में वैसे हमारी नानियां, दादियां, माँ जो है बड़ी क्या कहते हैं सीरियस हो जाती है। ये आपने कैसे अपने आप को स्टिल उस शरारती बच्चे को जिंदा रखा है, वो कैसे? भाई देखिए, मेरी तो आप देखिए ना, मैंने आपके साथ एकदम से, हमेशा यंगस्टर्स जो होते हैं ना वो अपने बड़ों के सामने जब आते हैं ना, जो खास तौर पे जो जरा आप जैसे और समझदार और जो बाअदब बच्चे होते हैं, वो वैसे तो अब तो किसी को परवाह ही नहीं है बड़े कौन है छोटा कौन है, लेकिन बाअदब बच्चे जो होते हैं वो बहुत लिए दिए बातें करते हैं कि जी ओहो हम इनके सामने कुछ, तो मैं उनको जैसा कंफर्टेबल करने के लिए ना उनकी लेवल पे आती हूँ। मुझे अव्वल वैसे ही मेरी तो यंगस्टर्स के साथ बहुत दोस्ती होती है, मेरी नुमान से दोस्ती है, मेरी नबील से दोस्ती है, ये सब हालांकि मेरी इज्जत करते हैं बहुत, लेकिन इतने मजे मजे की बातें मेरे साथ, ये सब मस्तियां करते हैं, शरारतें करते हैं खूब मेरे साथ। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यंगस्टर्स के साथ। एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स ऑल अबाउट द हार्ट। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि देखिए, अगर आप सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, और खाने का मजा आ रहा है आपको, सैर करने को दिल चाह रहा है आपका, आप चल सक रहे हैं, चलिए वो पेस से ना चलें जो जवानी में चलते थे, लेकिन आप चल रहे हैं, आपके हाथ चल रहे हैं, आप खाना पकाने को दिल चाह रहा है आपका, बातें करने को दिल चाह रहा है, जागने को दिल चाह रहा है, तो आप एज का नहीं कहना चाहिए कि हम बुढ़े हो गए, एज तो नंबर है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ये आप नहीं कह सकते कि जैसे आप जवानी में थे वैसे पेस आपका कम हो जाता है। आप मुमकिन है कि थोड़ी देर के बाद आपका दिल चाहता है कि जी जरा थोड़ा रेस्ट करें, लेकिन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक चल रही हूँ अभी तक तो।
उस्मा आंटी, मुझे आपसे बातें करते हुए जितना मैंने आपको सुना है, मुझे इस तरह लगता है आपका कुछ रुझान जो है सूफीज़्म की तरफ भी है। कुछ इस वाक़ई कुछ है इसमें सच्चाई? सूफीज्म तो मुझे, मैं नहीं कह सकती बेटा, वो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन रूहानियत, दरवेशी तो है मुझ में। दरवेशी है, डाउन टू अर्थ। तो मुझे मुझे कोई ऐसी बात, जिस तरह माशाल्लाह आपने इशफाक अहमद, बानो कुदसिया जैसे लेजेंड, कोई एक चीज जो आपने देखी हो और आप हम जैसों के बताना चाहें, जो हम भी अपने सीने से लगा के रखें और जो हम आगे लाइफ लेसन, जिस तरह मैं कहूँ, मुझे मगर खास तौर पे कोई चीज जो बानो कुदसिया और इशफाक अहमद साहब की कोई चीज मुझे शेयर करना चाहें, जो हमारे लिए भी मशले राह हो। बेटा, मैंने अशफाक साहब का कि इतने बड़े सारी फिलॉसफी में से जो एक फिलॉसफी मैंने अपने लिए जिंदगी के लिए निकाली है, वही फिलॉसफी मैं आपको दे सकती हूँ जी, वो कि क्या? आप लोगों को आसानियां दीजिए, ऑटोमेटिकली आसानियां आपके पास आएंगी। ये मैंने आसानियाँ, लोगों के आसानियां लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हाँ, ये मैंने अशफाक साहब की इतनी फिलॉसफी में से ये एक लाइन मैंने निकाली है, जो मैं अल्लाह से दुआ मांगते हुए भी ये कहती हूँ कि ये अल्लाह, जो आसानियां देते हैं तो उनको आसानियां अता फरमा। और आमीन। लिखती भी मैं यही हूँ, मेरा मतलब जो ऑटोग्राफ है वो भी यही है, आसानियां दो, आसानियां खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगी। बेशक, मैंने बेशक, सारी बेशक। अशफाक साहब की आप फिलॉसफी में से ये एक लाइन निकाली है मैंने, जो मेरे मुझे मुझे बहुत सुकून देती है ये लाइन। जिसको भी मैं ये कहती हूँ और अल्लाह से भी दुआ मांगती हूँ, मुझे लगता है मेरे कबूल हो गई दुआ। और अगर हम इसी लाइन पे हम आसानियाँ पैदा करने वाले बन जाएँ, तो हम में से वो खुदगर्ज़ी और लालच खुद ही निकल जाती है। आप खुद देखिए ना, ये इतना वास्ट सा एक वो है, क्या कहते हैं, एक्टिविटी है। बिल्कुल, आसानियां देना एक लफ्ज है, लेकिन उसके इसके लिए बहुत कष्ट है। आसानियां देना बड़ा कष्ट है। बेशक, बेशक। ऐसे नहीं आप आपको आपको आसानियां क्या है। ये जो आसानियाँ ज़बान से निकाल देना, आसानियाँ पैदा करने वाले बनो, निकाल देना आसान है, मगर बहुत इस आसान। चीज़ को करने के लिए भी बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ता है आपको। बड़ा आदमी के अलावा बेटा बहुत काम बहुत है इसके अंदर बेशक, इरफान। बेशक। ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये कि किसी को अगर चाय की प्याली उठाकर दे दी तो आपने आसानी दे दी। आसानियां बहुत गहरा लफ्ज है ये। आसानियां देनी आसान है कोई? बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी कठिनाइयां हैं, बहुत मुश्किल है। बेशक, बेशक। उस्मा हाँ, गिलानी के नज़दीक उ जी, जी, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। बेटे कुछ नहीं, आप कहिए कहिए क्या कह रहे उस्मा गिलानी के नज़दीक अगर मैं कहूँ, मुझे सक्सेस की डेफिनेशन बता दें। माशाल्लाह ज़िंदगी के इतने भरपूर साल, 50 साल आपने इंडस्ट्री में गुज़ारे, सक्सेस क्या थी? बिकॉज़ आप आज भी इस उम्र में भी, आप जब तक क्वालिटी नज़र ना आए, यू डोंट गो फॉर इट। यू डोंट गो, क्वांटिटी आपके के लिए इज़ नथिंग अंटिल यू फाइंड द क्वालिटी। तो मैं सक्सेस की स्टोरी, सक्सेस की डेफिनेशन क्या अगर जानना चाहूँ ज़िंदगी कि इस मोड़ पे क्या होगी आपके लिए सक्सेस? मतलब मैं बात बात करने की खातिर या कोई फिलॉसफी झाड़ने की खातिर मैं नहीं कहूंगी कुछ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि मेरी अपनी जिंदगी का जो मैं समझती हूँ, और जब मैं निचोड़। असेस करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा, मैं और इरफान हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों से भी और सबसे भी, कि जितनी मोहब्बत और इज्जत उज़्मा गिलानी के नसीब में आई है ना, वो मैं नहीं समझती कि किसी आर्ट, ये मेरा चैलेंज है, मुझे दिखा दे कोई कि मेरी जितनी इज्जत और मोहब्बत कोई और आर्टिस्ट ने कमाई हो। तो मैं बेशक। इसको जब मैं बैठकर ये सोचती हूँ और शुक्र अदा करती हूँ खुदा का, तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं अल्लाह मियाँ से कहती हूँ कि मुझे बता तो सही कि मेरी कौन सी अदा तुझे अच्छी लगी है जिसके बदले में तू ये सब कुछ मुझे देता है। यकीन मानिए, मैं कहती हूँ, बता तो सही मुझको कि मेरी अदा तो कोई तुझे अच्छी लगी है जरूर, जो तू मुझे इतना नवाजता है, किस क्या है। तो मैं ये यही कहती हूँ कि ये आपके अंदर, अगर अंदर से जो आपकी सच और ऑनेस्टी अगर है ना, आप किसी से अगर कोई मोहब्बत कर रहे हैं तो वो भी ऑनेस्ट और सच्ची होनी चाहिए। आप किसी के काम आ रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए कि आपका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर करना है तो खुले दिल से कीजिए, ऑनेस्टी के साथ कीजिए, अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं।
नहीं करना है तो आप खामोश रहिए। तो ये चीजें जो हैं, इसने मैं समझती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ऑनेस्टी और सच के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मा आंटी कोई किताब अगर रेकमेंड। ये मैं बनावट से नहीं कह रही हूँ बेटा, ये मत समझना कि मैंने कोई अपने आप को कोई बड़ा कोई वो बना के फिलोसोफर बना के मैं ये बात कह रही हूँ। ये मैं बिल्कुल रियल। नहीं, वो नजर आता है, नजर आता है, नजर आता है कि जो 4 दिन की चांदनी वाला शख्स नजर आ जाता है, वो तो क्लियर नजर आता है। हम लोग तो आप तो पब्लिक आई में फॉर पास्ट 50 years यू आर इन पब्लिक आई, फॉर 50 साल से हैं। और आप हैं, ये तारिक अजीज साहब थे, जुनैद जमशेद थे, मोइन अख्तर थे, इन लोगों ने अपनी जात से बढ़कर काम किया और मुल्क के लिए किया। जात से बढ़कर भी नहीं बेटा, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जात को माइनस करके किया। बेशक बेशक, अपनी कोई जब शक नहीं। आप अपने आप को अगर पेडिस्टल पे रखे जाएंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो फिर आप ही आप हैं। बेशक अपने आप को आप पीछे नहीं करेंगे और थोड़ा सा माइनस नहीं करेंगे अपनी जात को, जब तक कैसे आप कुछ कर सकते हैं? अगर बेशक सिर्फ अपने लिए करना है वो तो बहुत ही आसान है। बेशक। अपने लिए तो अच्छा, आप जी मुझे ये बताइएगा कि किताबें पढ़ने का शौक है आपको? जी बहुत शौक है। बल्कि मेरी एक मैंने मतलब बहुत ही आपने भी तो अपनी खुद वो ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना? एक ऑटोबायोग्राफी है और एक मेरी अफसानों की किताब है। एक अफसानों की भी किताब है, और दोनों उर्दू में है। हाँ उर्दू में बेटा। मैं दोनों ऐसी चीज में हाथ ही नहीं डालती, मेरा हम बचपन से है ये कि मैं ऐसी चीज पे की कोशिश ही नहीं करती जिसमें मैं नंबर 2 हूँ। नंबर 2, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएंगे कोई किताब रेकमेंड करना चाहें अपने सुनने वालों को, पढ़ने वालों को, ये किताब मस्त पढ़ो, ये इट्स समथिंग टू रियली रीड अबाउट इट। कोई ऐसी किताब जिसको मत पढ़ो क्या? मस्ट पढ़ो। देखिए मस्त। मस्ट पढ़ने की तो बहुत सारी हैं। एक तो आप मंटोज, जितने भी क्लासिकल जो हमारी उर्दू की मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश का मैंने इंग्लिश की भी बहुत मैं पढ़ती थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं अपने आप को केपेबल समझती या अपने आप को क्वालिफाई समझती कि मैं वो इंग्लिश की किताबों की कोई रेफरेंस दूं। हालांकि मैंने बहुत पढ़ा है, इंग्लिश की नॉवेल्स मैंने बहुत पढ़े हैं, खासतौर पर जहाज में पूरी पूरी किताबें खत्म करती हूँ। लेकिन उर्दू की जो मैं बात कर रही हूँ कि उर्दू के जो क्लासिकल राइटर्स हैं ना, इसमें मंटो हो गए, जिसमें कृष्ण चंद्र हो गए, प्रेमचंद हो गए, इस्मत चगताई हो गई, और ये इन सबको पढ़िए। और अगर कोई आपने फिलोसफी पढ़नी है और वो इस तरह से पढ़ना है तो फिर तो अशफाक साहब को पढ़िए, बानो कुदसिया का राजा गीत पढ़िए। और ये शायरी के अंदर खूबसूरतियां देखनी है और प्यारपन देखना है, अमजद इस्लाम अमजद इतने प्यारे शायर हैं, आप उनको पढ़िए। परवीन शाकिर को आप पढ़िए। आप फराज को पढ़िए बेशक, लेकिन फराज का वो और एंगल है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, फराज साहब का उस्मान। देखिए अहमद नदीम कासमी जो हैं उनको आप जरूर पढ़िए। उनकी मैं खास तौर पे कहूंगी कि उनका आप नज़्म भी पढ़ें और नज्म भी पढ़ें, क्योंकि नजम भी। कासमी साहब जो है ना, हाँ वो जमीन के आदमी है। और वो एक थे, मैंने उनको भी पढ़ा, वासिफ अली। वासिफ को पता नहीं आपकी नजर से गुजरे? बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल वासिफ जी अली। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, वी आर जस्ट ट्राई टू रैप अप। जी अब जो नई जनरेशन आ रही है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज गैप जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने जिस तरह इकबाल को पढ़ने की कोशिश की, मैंने एक इशफाक अहमद को, बानो कुदसिया को, मैंने देखा कि मेरी वोकैबलरी ही इतनी अब अच्छी नहीं है। और जिस लेवल की उर्दू हमें पढ़ाई जा रही है, मैं इकबाल को खुद से किताब इकबाल की खोल के, गालिब की खोल के समझ ही नहीं सकता। मेरे से वो टूल्स ही छीन लिए गए हैं कि मैं अपने रूट्स तक कनेक्ट कर सकूं। आपने ये बात नोट की है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मैं 100% आपसे एग्री करती हूँ। तो अगर मेरे पास वो टूल्स नहीं है कि मैं अपनी रूट्स तक पहुंच सकूं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए अब मीडिया को तो खैर हम कसूरवार ठहराते ही हैं, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम भी हमारा सही होने वाला है, वो भी जरा सही नहीं है। और बहुत ज्यादा सही होने वाला है। जी वो बिल्कुल भी नहीं, ये मतलब कोई इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटीज नहीं है कि आपके तलफ़ुज़ या आपको आपकी वोकैबुलरी को दुरुस्त करें तो आप तो इकबाल की वोकैबुलरी को आप समझ सकें।
वहां पे भी नहीं है। लेकिन अगर मैं वही कह रही हूँ कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो अगर नाकिस हो रहा है, तो दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो टेक ओवर कर ले, जो कि मीडिया है। अब मीडिया काफी इसमें पार्ट प्ले कर सकता है, मतलब बाकायदा तौर के ऊपर ये बड़े मजे मजे के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो सकते हैं टेलीविजन के ऊपर, प्राइवेट चैनल के ऊपर भी, कि आप फॉर एग्जांपल एक कोई इकबाल की एक वैसे कह रही हूँ, इस फौरी तौर पे ख्याल आया, इकबाल की कोई अगर नज्म है, तो वो आप एक शायर है वो पढ़ रहा है और एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है, और वो उसको मजे मजे से बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, ये नहीं कि बोर हो जाए कि लेसन हो रहा है, और वो बताया कि जिस तरह आप ये बताइए कि ये अब इसका हम किस तरह से लें, जैसे जैसे खैर मुकाबला नहीं मैं कर रही, जैसे कुरान की एक तर्जुमा है और एक तफसीर है, बेशक बेशक। उसी तरह से एक एक इसके एक लाइन की मीनिंग है, खुद ही को कर बुलंद इतना, कि मैं जो खैर याद नहीं रहते शेर कि हर तक उससे पहले, तो उसको एक तो उसका सिंगल मीनिंग हो जाए, एक और उसकी उसके पीछे पूरा एक लेसन क्या है, क्या क्यों क्यों लिखा है ये इन्होंने, बेशक किस बात बेशक बेशक क्यों लिख रहा है, बेशक बेशक। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस्मा उस्मा आंटी, बिफोर आई क्लोज, गिव मी एनी 3 लेसन्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के सबक, 2-3 सबक आपने सीखे, कोई ऐसा आप कहती हैं यू दैट्स माय 3 लेसन्स ऑफ लाइफ, राइट? नंबर 1 तो क्या वही है कि आसानियां बांटिए, एक। नंबर 2 आसान? नंबर 2 कि आपकी चाहे कोई भी उम्र हो, आप लोगों में बैठना उठना जीना सीखें। ये मुझे आपको मैं ये बताऊं कि कोई यंगस्टर्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा यार ये बुढ़ी औरत को तो हटाओ यहाँ से परे करो। हमें जो खींच खींच के अपने ग्रुप में लेकर आते हैं यंगस्टर्स, तो आप हर उम्र के लोगों के साथ अपने आप को वो कीजिए, एसोसिएट करने की कोशिश कीजिए, और लोगों को फिर अगेन ये भी एक आसानी है, हर चीज आके टूटता है बंद आसानी के ऊपर। मीन्स आप जिस उम्र के लेवल के लोगों के साथ हैं, उसी जैसा अपना माइंडसेट उन्हीं जैसा बना लें। ये ना रिलैक्स समझे कि नहीं जी, आप ये ना समझे आप इशफाक अहमद हैं तो हर बच्चे के साथ भी इशफाक अहमद बन के बात करेंगे, नहीं जवान उनके लेवल की बात करें, उन जैसा। बिल्कुल, उनके साथ बात करें। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा नहीं है कि अगर आप उनके लेवल पे आएंगे तो वो कोई आपके सामने ऑल फॉल बकेंगे या कोई गंदी बातें करेंगे या वो आपसे बदतहजीबी से बात करेंगे। वो बड़ा एंजॉय करते हैं यंगस्टर्स, मेरे तो सारे यंगस्टर्स जो हैं, नबील है, नुमान है, नुमान मसूद है, अपना फैसल कुरैशी है, ये सब लोग जो हैं ये इतने मजे के बच्चे हैं कि सबसे मेरी बड़ी दोस्तियां, ये लड़कियां और लड़के सब बहुत दोस्त हैं मेरे, तो कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने। तो दूसरा तो एक तो ये है कि आप चाहे जिस भी उम्र में पहुंच जाएं, आप अपना लेवल जो है वो सबके साथ मिले जुले रहें। ये नहीं है कि आप बड़ी उम्र के हो गए तो आप बुड्ढों में ही बैठे, क्यों बैठे भाई, मैं यंगस्टर्स को भी इंजॉय करना चाहती हूँ, उनकी बेशक बातें सुनना चाहती हूँ। तो दो तो ये, लेकिन सब चीजें जो है ना इरफान, वो आसानियों पे ही आके टूटती हैं। बेशक बेशक। तीसरा दूसरों को क्या? बताइए कि वो आपके ऊपर रिस्पॉन्स, अपने आप कोई आपको नहीं बताएगा कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें खुद डिटर्मिन करना है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, मुल्क बेशक की तरफ, बेशक। मुल्क की तरफ, बच्चों की तरफ, घर की तरफ, अपने डेवलपमेंट की तरफ हमारी क्या जिम्मेदारी है। मुझे बेशक आके इमरान खान ना बताएं कि जी आपकी ये जिम्मेदारी है, मुझे खुद जाके उनको बताना है कि मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, और जिम्मेदारी वो का और तीसरा लेसन क्या आप समझती हैं? पहला तो है कि आसानियां दीजिए, दूसरा यही बिल है कि अपने आप को हर लेवल में, एडजस्ट करें। हर इंसान को कंफर्टेबल कीजिए। बेशक और, बेशक। और तीसरा ये है कि अपनी जिम्मेदारी को आपको खुद महसूस करना है, कोई आके आपको नहीं बताए। मेरे लिए तो ये बड़ी इंसल्ट है कि मुझे कोई आके ये कहे कि ये उस्मा तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करो। मैं कहती हूँ तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, ये मेरा काम है, अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरी मुझे मुझे कोड़े पड़ने चाहिए, तो ये मेरी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, अब अगर आपने अपने आप को चेंज करना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। देखिए कैसे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाए, कहाँ तक, 75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, आप कहाँ तक आपकी उंगली पकड़ी जाएगी। अब आप जरा खुद भी सोचिए ना, खुद भी कुछ हमको खुद करना चाहिए, हमें खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के, और हर हर लेवल की, जो लेवल की जिम्मेदारी है आपके मुल्क के लेवल के ऊपर, अगर आपको कोई जिम्मेदारी है आप वो पूरी कीजिए, खुद आगे बढ़कर कीजिए। अभी मैं किसी को
लिख रही थी, मैं ये कह रही थी कि जी वॉट एवर इन माई लिटिल कैपेसिटी मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे आप बताइए। तो मैं वो तो जिस चीज की कैपेसिटी है, ये जरूरी नहीं है कि हम कोई हाई लेवल की जिम्मेदारी पूरी करें, छोटी सी जिम्मेदारी भी हम कर सकते हैं, तो हमने अपना काम कर लिया। बेशक बेशक बेशक। मुझे बस आखिर में ये बताती जाएगा, ये आप जो ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं, अपना टाइम कैसे पास करती हैं, क्या करती हैं, अपने आप को मशरूफ कैसे रखती हैं? इरफान, मुझे तो रीमा ने यहाँ पे खूब मसरूफ रखती हैं, मुझे लिखवाती हैं, मुझसे ड्रामे लिखवाती हैं, ड्रामे करती हैं, खुद मेरे ड्रामों में भी वो काम करती हैं। अगर मैं खुद नहीं एक्ट करती तो उनसे करवाती हूँ एक्ट। अच्छा, आप ड्रामे, स्टेज ड्रामे लिख रही हैं क्या ऑस्ट्रेलिया में? लिख भी रही हूँ, कर भी रही हूँ, एक्ट भी करती, लेकिन एक्ट जरा एक आध ही किया मैंने, बाकी तो ये मैंने इनको देती हूँ या और लोगों को। लिटरेरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं मेरी यहाँ पर, कि यहाँ पे वो बने हुए हैं, उर्दू सोसाइटी है और उर्दू इंटरनेशनल है, और ऑस्ट्रेलिया, हाँ कुछ है, सकाफत है, वहाँ पे ये लोग सब मुझको बुलाते रहते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान से मूव होने के बाद यहाँ पे बोरियत का शिकार नहीं हुई? एक ये भी चीज, चौथा नंबर ये कर लीजिए, जो बोर हो गया वो गया, वो गया। बोर तो निकाल दें जिंदगी से, मेरी जिंदगी में बोरियत के नाम की कोई चीज नहीं। तो हाँ बेशक आपका एक वहां पे बिल्कुल डिफरेंट सर्कल, लोग जानने वाले, आना जाना, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट अब माहौल हो गया। मैं इस बात को एडमिट करती हूँ कि मैं बोर नहीं होती हूँ, लेकिन बिल्कुल अनजाने तौर के ऊपर, मुझे नहीं पता होता क्या रीजन है उसका, कोई रीजन नहीं होता, मैं डिप्रेशन में, दुख में चली जाती हैं। हाँ, दुख में मैं जाती हूँ बिल्कुल। अब वो किस वजह से मैं जाती हूँ, क्या डिप्रेशन मुझको होता है, क्यों होता है, मे बी कि आप जब सेंसिटिव होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग पे चल रही होती हैं, मे बी आपके हालात आपको डिप्रेस कर देते हैं, मे बी आपको जो वहाँ के लोगों की जो जिंदगी है वो आपको डिप्रेस कर देती है। क्योंकि मेरा दिल चाहता है, बस मैं पता है आपको मैं क्या बता रही हूँ, मैं सारी बातें कर रही हूँ इरफान, कभी मत ये समझना कि मैं लफाजी कर रही हूँ या अपने आप को बड़ा कोई मैं बुद्धा बना रही हूँ। यकीन मानिए, मैं पता क्या विजुलाइज करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मियां मुझे इतना सारा पैसा दे दे कि मैं घोड़ा गाड़ी में बैठी हुई हूँ और मेरे पास बोरियों में पैसे भरे हुए हूँ, और बस मैं सारे पाकिस्तान के हर गरीब को, हर जरूरतमंद को मैं वो पैसे देती चली जाऊँ। तो मुमकिन है ये चीजें मुझको शायद डिप्रेस करती हैं। थोड़े से ह्यूस्टन भी भिजवा देगा। थोड़े से ज्यादा नहीं। मेरी नीस रहती है वहां पे, वो ह्यूस्टन में, हाँ वो हैं गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और वो मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है या कौन है, और वो जो उनके मियाँ जो हैं वो उसमें यूनिवर्सिटी में वो थे, वाइस क्या थे पता नहीं, राइस यूनिवर्सिटी में थे, ह्यूस्टन में। हाँ, राइस यूनिवर्सिटी तो ह्यूस्टन में है ना? हाँ ह्यूस्टन में, उसमें ही थे वो, क्या नाम है उनका, अहमद जान, डॉक्टर उनके मियाँ, और वो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं? नहीं, वो तो पीएचडी डॉक्टर हैं, वो तो यूनिवर्सिटी में थे, और ये गायनाकोलॉजिस्ट हैं। क्या नाम है? डॉक्टर नीलोफर जी, नीलोफर दुरानी जी, डॉक्टर नीलोफर दुरानी, सही सही। हाँ, मेमोरियल हॉस्पिटल में। अच्छा, मेमोरियल तो मेरे बिल्कुल घर के करीब में। तो आपका ह्यूस्टन आना हुआ? मैं डेलस आया करती थी वहां पर काफी ज्यादा, तो डेलस से फिर मैं या तो नीलो और अहमद जान मुझसे मिलने आ जाते थे, या मैं उनसे मिलने के लिए जाती थी ह्यूस्टन आना हुआ आपका? जी जी, कई दफा। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, ये तो फिर तो जब वहां पे भी इतना खूबसूरत एक इंसान मौजूद है। आजाद ने मेरा इंटरव्यू, आजाद वहां पर थे, हाँ, डेलस में, आजाद कैलिफोर्निया। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपके आपके अंदर शरारत है। आजाद गए हुए थे कैलिफोर्निया, तो उनको जब पता चला कि मैं डेलस आई हुई हूँ, तो वो डेलस, उन्होंने कहा, मुझे फोन करके कहा कि जी इंटरव्यू तो मुझे आपका जरूर करना है, लेकिन मैं अभी कैलिफोर्निया से आ नहीं सकता हूँ, तो क्या मैं आपको ऑनलाइन कर सकता हूँ? तो कहने लगे कि जी खैर, मैंने कहा जी कर लीजिए आप। तो उससे पहले वहाँ मुझे बताया था मेरी नीस ने, मैंने कहा कौन है ये आजाद? कहने लगी नहीं, बड़ा अच्छा है, बड़ा हैंडसम सा आदमी है, मेरी नीस ने बताया मुझको। कहने लगे जी अब मुझे बताया मैं आपको क्या कहूँ। मैंने कहा भी देखिए, जो लोग लड़के हैंडसम होते हैं उनको तो मैं कहती हूँ मुझे उज़्मा जी कहो, और जो ऐसे ही होते हैं बेचारे माड़े मोटे, उनको मैं कहती हूँ उज़्मा आपा कहो। तो आपका मैंने सुना है कि आप बड़े हैंडसम है, तो आप मुझे उज़्मा जी कहिए। जी बोले। तो मुझे तो पता ही था यूट्यूब में इतना खूबसूरत एक जवान रहता है, तो मैं तो जरूर मिलती आपसे। हाँ बिल्कुल, नहीं आप ये रीमा के पास मेरा नंबर है, आप जब भी आए तो रीमा से कहें
प्लीज अपडेट कीजिएगा, मैं जरूर मिलूंगा ये आपसे। ये कोरोना तो जान छोड़े बेटा, पता नहीं हमारी जिंदगी में तो अल्लाह आसानी करे सब चीज। तो आप लोगों की साइड पे हाउ इज कोरोना सो फार, बेहतरी हमारा है? तो बड़ा अच्छा हो गया था, फिर से शुरू हो गया। अल्लाह ये सबके लिए आसानी। जी बस अल्लाह अल्लाह आपको भी सबके अपनी हिफाजत में रखे बेटा। आमीन आमीन। मैं आपका फिर बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना टाइम निकाला, इतना टाइम दिया, क्योंकि ये जो आप लोग, आप जैसे लोग जो हैं, जो लेजेंड्स हैं, नुमान भाई हैं, आप हैं, फिरदौस, मेरी उनसे अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, मैं चाहूंगा उनसे करूँ। और जी फिरदौस का जरूर इंटरव्यू कीजिए। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा फिरदौस से, अगर आप मेरा कांटेक्ट करवा सके, कोई रेफरेंस तो बहुत। मैं चाहता हूँ मैं ले चाहता हूँ जी, मैं आपको नंबर लेके भेज दूंगी। मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों का जो हमारे लेजेंड्स हैं, मैं इनका लोगों तक, और क्योंकि आप टीवी पे देखते हैं 5-10 मिनट की इनसे बात करते हैं, बस ड्रामे से रिलेटेड, जो इनसे हम सबक ले सकते हैं, जो इनसे हम सीख सकते हैं इनकी जिंदगी से, वो बात ही नहीं होती इस बारे में। तो कभी साहब कभी कीजिए, अनवर मकसूद का कीजिए, इन लोगों का कीजिए। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों का है, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा उनका। मैं तुम्हें भेज दूंगी। मैं अनवर मकसूद की इतनी ट्राई कर चुका हूँ, मैंने इतने लोगों का है, तो वो किसी को जानने वाले मेरे टीवी में भी हैं, वो उनको भी नहीं मिला। मैंने कहा यार पता नहीं, मैं आपको अभी खजाना है, ये खजाना है। मैं तो कहता हूँ आपसे, आप हैं ये खजाना है, इसलिए मैं करके, और मैं वो सवाल करना चाहता हूँ जो सुनने यूथ के लिए हम छोड़ के जाएं कुछ, क्योंकि हर बंदा टीवी पे 10 मिनट का इंटरव्यू करके वो ड्रामे की बात करके खत्म कर देते हैं। इनसे हमें सीखने का मौका कौन देगा फिर, अगर ये टीवी वाली। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैंने बिल्कुल, अनवर मकसूद तो मेरा दिल में ही है। और फिरदौस का भी मैं आपको दोनों का नंबर भेजती हूँ। थैंक यू। और अनवर मकसूद को मैं खुद बता दूंगी कि जी ये ह्यूस्टन में इस तरह से बच्चा है जो कि बहुत समझदारी से इंटरव्यू करता है, और मैं उसको आपका नंबर दे रही हूँ, उससे आप बात कीजिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा आंटी, दुआओं में याद रखिएगा। रीमा का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता चलो कि उन्होंने भी हेल्प की कि आपके साथ कनेक्ट करवाने में। वो मेरे मैनेजर साहब है जी। बस रीमा से यही कहूंगा कि जब आप ह्यूस्टन आने लगे तो प्लीज, नंबर है रीमा, प्लीज कनेक्ट कर दीजिएगा, हमें अपडेट कर दीजिएगा। बिल्कुल जरूर बेटा। चले, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा, खुश रहिए, हिफाजत रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज।